अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, अभी हमारे जो मिड टर्म एग्ज़ाम सीरीज़ चल रही है उसकी मैं थर्ड वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आज हमने टॉपिक 4 के ऊपर जो है वो MCQs जनरेट किए हैं और आज हम उसी को देखेंगे। और 4 टॉपिक जो है वो हमारा है AI प्रॉम्प्टिंग इन 2026। तो इसके ऊपर मैंने जो है वो वीडियो आज ही मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ, जो हमारा आज का टॉपिक है। और कोशिश करूँगी कल तक जो है वो मैं और मज़ीद वीडियोस भी अपलोड कर दूँ रात से पहले पहले। तो देखते हैं कि मेरी कोशिश जो है वो कितनी कामयाब होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे पास जो AI प्रॉम्प्टिंग वाला जो हमारा टॉपिक है, अगर हम बुक के अंदर देखें भी तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो है वो 13 कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, AI प्रॉम्प्टिंग इन 2026 के अंदर हमारे पास 13 कॉन्सेप्ट हैं। और अगर ये सर का कहना ये है कि अगर आप इन 13 कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप 80% तक जो है वो रियल यूज़ केसेस के ऊपर रहते हुए एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो ये जो 13 कोर कॉन्सेप्ट हैं इनको आपने समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर जो है वो आज के मैंने क्वेश्चन जनरेट किए हैं। आज के ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो सिनेरियो बेस्ड हैं, क्योंकि AI प्रॉम्प्टिंग के अंदर हमारे पास जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अच्छा जी, बात कर लेते हैं सबसे पहले इन 13 कॉन्सेप्ट की कि हमारे पास ये 13 कॉन्सेप्ट कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास है वो है हमारे पास नॉविस या वर्सेस पावर यूज़र। ठीक है, अब ये क्या होता है, जब इसका कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको फिर एक्सप्लेन करूँगी। प्री ट्रेन नॉलेज क्या है, द 3 रिट्रैवल मूड्स। ठीक है, कि 3 रिट्रैवल मूड्स क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट इज़ द होल गेम। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 है हमारे पास रीजनिंग और थिंक हार्ड। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 6 है हमारे पास साइकोफेंसी एंड हाउ टू न्यूट्रलाइज इट। ठीक है, उसके बाद 7 पे आ जाता है द ब्रेन स्टॉर्म आइट्रेट लूप। ठीक है, और पार्ट 3 में हमारे पास आ जाता है मल्टी मॉडल इमेजेस ऑडियो एंड व्हाट्स नेक्स्ट। उसके बाद 9th पे आ जाता है हमारे पास बिल्डिंग स्मॉल एप्स विद वन प्रॉम्प्ट। 10th पे आ जाता है डेटा एनालिसिस द मॉडल राइट्स एंड रन कोड्स। और पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो है 11, 12 और 13। 11 है हमारे पास AI डेस्कटॉप एप्स एंड परमिशन। कॉन्सेप्ट नंबर 12 है हमारे पास कॉस्ट स्पीड एंड विच मॉडल टू यूज़ वैन, आपने कब कौन सा मॉडल यूज़ करना है। ठीक है, और 13 पे आ जाता है हमारे पास मॉडल चेकिंग मॉडल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कोर इसके 13 कॉन्सेप्ट हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट को रहते हुए इन्हीं कॉन्सेप्ट पर रहते हुए मैंने जो है वो क्वेश्चन जनरेट किए हैं। तो चलें विदाउट देर किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। अच्छा जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं मैंने इसके ऊपर। तो सबसे पहला फर्स्ट सिनेरियो जो है वो हमारे पास क्या है, आई स्टूडेंट टाइप राइट मी अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट AI एंड गेट अ वेरी बेसिक बोरिंग रिजल्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 1। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द पुअर आउटपुट। ठीक है, एक स्टूडेंट है वो क्या करता है कि सिंपली टाइप करता है जाके कि भाई मेरे लिए जो है वो ब्लॉग पोस्ट बना दो AI के लिए। ठीक है, और उसको जो आंसर मिलता है वो बहुत ही बोरिंग और बेसिक सा मिलता है। ठीक है, जो उसको रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही बोरिंग और बेसिक सा मिलता है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 1 के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर दिस पुअर आउटपुट, इस ख़राब आउटपुट का मेन रीज़न क्या है। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे पास जो पहला वाला टॉपिक है वो है हमारे पास नोविस वर्सेस पावर यूज़र। अच्छा, नोविस क्या होता है, नोविस हमारे पास बेसिकली ऐसा होता है कि हमने कोई मतलब जो है ऐसा प्रॉम्प्ट दिया AI को जिसके अंदर हमने कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया। ठीक है, जैसे मैंने ही कहा कि भाई मुझे जो है वो 3 गाड़ियाँ बता दो, तो वो रैंडमली कोई सी भी 3 गाड़ियाँ उठाएगा और उनके नाम जो है वो मुझे दे देगा। लेकिन अगर मैं उसे अपनी डिटेल्स दे दूँ, ठीक है, अगर मैं उसे अपनी डिटेल्स दे दूँ कि भाई देखो मैं जो है मैं उसे बता दूँ कि मेरी रेंज कितनी है। ठीक है, मैंने कितनी रेंज के अंदर जो है वो गाड़ी परचेज़ करनी है, और साथ में मैं उसे ये बता दूं कि भाई मेरे फैमिली मेम्बर्स कितने। ठीक है, फिर साथ में मैं उसे ये बता दूं कि भाई मुझे ट्रैवल कितनी दूर तक का करना है, मुझे रेगुलर कितनी देर ट्रैवल करके जाना है। साथ में जो है अगर मैं उसको सारी चीज़ों को रखते हुए, बजट को रखते हुए, सब चीज़ों को, सारी डिटेल्स को रखते हुए अगर मैं उससे क्वेश्चन करूँ तो अब जो वो मुझे आंसर देगा ना, वो उसका आंसर जो है वो बहुत ही
डिफरेंट होगा। वो मुझे रैंडम कोई सी भी 3 कारें नहीं सजेस्ट करेगा, वो मुझे मेरी सारी सिचुएशंस को समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए वो मुझे जो है वो अब मुझे वो कार सजेस्ट करेगा कि भाई आप ये ले लें, आपके लिए ये भी ठीक है, आप ये ले लें, ये वाली ठीक है, और ये ले लें, ये भी ठीक है। साथ में वो मुझे उसकी डिटेल्स भी देगा कि आप ये लेंगे तो भाई इसके ऊपर आपका इतना एक्सपेंस आएगा, आप ये लेंगे तो ये आपके बजट के अंदर अंदर आ जाएगी, यहाँ आएंगे तो ये, मतलब वो मेरी रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए और मेरे बजट को समझते हुए जो है वो मुझे रिकमेंड करेगा। अब वो रैंडम कोई सी भी 3 कारों के नाम मुझे नहीं देगा। तो यही होता है नविस और पावर यूज़र। नविस में जब हम रैंडम कोई, अब इसने में जो हमें प्रॉम्प्ट दिया गया है वो क्या है, राइट में आप ब्लॉग पोस्ट अबाउट एआई, कि एआई के बारे में कोई ब्लॉग पोस्ट लिख दो। अब इसके अंदर जो आउटपुट आएगा ना वो बहुत ही रैंडम आएगा, ठीक है, वो बहुत ही बेसिक और बोरिंग सा आएगा, उसके अंदर कुछ भी जो है ना क्रिएटिव नहीं होगा। यही अगर प्रॉम्प्ट मैं थोड़ा और बेहतर करके देती, ठीक है, मैं अपनी बताती कि भाई मैं किस चीज़ के लिए पोस्ट लिखवा रही हूँ, थोड़ी डिटेल्स ऐड कर देती इस चीज़ के लिए कि मुझे कितने से कितने तक का चाहिए ब्लॉग, ठीक है, कितने वर्ड्स का होना चाहिए, कितने पैराग्राफ उसके अंदर ऐड होने चाहिए, कौन कौन से सेक्शंस उसके अंदर ऐड होने चाहिए। अगर मैं उसे थोड़ा सा ब्रीफ प्रॉम्प्ट देती तो वो मेरी रिक्वायरमेंट्स को समझ के मुझे फिर वैसे ही आउटपुट रिटर्न करता। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, अ प्रॉम्प्ट गिव एआई नो कॉन्टेक्स्ट। अच्छा जी, द प्रॉम्प्ट गिव एआई नो कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स्टेंट और क्लियर आस्क, ठीक है, लाइक ब्रीफिंग अ न्यू क्लिक विथ ज़ीरो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके पास जो बोरिंग रिजल्ट आया वो इसलिए आया क्योंकि जो प्रॉम्प्ट दिया गया उसके अंदर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, ना ही कोई क्लियर चीज़ बताई गई थी। ठीक है, बिल्कुल इस तरह की बात थी जैसे कि कोई नया कुलीग आया आपके मतलब जो है ऑफिस के अंदर, और आपने उसे बग़ैर किसी ब्रीफिंग के, बग़ैर काम समझाए, आपने उसको बग़ैर कोई इन्फॉर्मेशन दिया, आपने उससे जो है वो कोई सवाल पूछ लिया, तो वो जितना बेसिक जवाब वो देगा उतना ही बेसिक जवाब इस प्रॉम्प्ट के ऊपर एआई ने दिया। दूसरा रीज़न है द स्टूडेंट डिड नॉट पे फॉर अ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, कि स्टूडेंट ने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं पे की हुई थी इसलिए। द ब्लॉग पोस्ट टॉपिक इज़ टू ब्रॉड फॉर एआई टू हैंडल, यानी कि ब्लॉग लिखना एआई के लिए कोई मसला ही नहीं है, ये इतना ब्रॉड टॉपिक है कि एआई इसको इजीली हैंडल कर सकता है। द एआई मॉडल इज़ टू वीक फॉर क्रिएटिव टास्क, या एआई जो है वो क्रिएटिव टास्क के लिए बहुत ज़्यादा वीक है। तो क्योंकि मैंने इतनी सारी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे दी है इस क्वेश्चन के हवाले से, तो हमें पता चल गया है कि भाई हमारे पास पुअर आउटपुट आने का रीज़न जो था वो ये था कि हमने जो एआई को प्रॉम्प्ट दिया उसके अंदर कोई भी कॉन्टेक्स्ट, कोई भी क्लियर चीज़ जो है वो हमने नहीं बताई थी। अब वजाहत भी देख लेते हैं इसकी। कॉन्सेप्ट 1 कहता है कि नोविस और पावर यूज़र का फ़र्क सिर्फ ब्रीफिंग हैबिट्स हैं। बिना कॉन्टेक्स्ट के एआई सिर्फ जेनेरिक आउटपुट देता है, जैसे एक नए कोलीग को कोई ब्रीफ ना किया जाए। सही प्रॉम्प्ट में कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स्टेंट और क्लियर आस्क शामिल होनी चाहिए, यानी कि जब भी आप अगर कोई प्रॉम्प्ट दे रहे हैं एआई के अंदर, एआई से कोई काम करवाना चाह रहे हैं, उसको कोई जो है वो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ें लाजमी जो हैं वो आपने ऐड करनी होती हैं। आपने अपना कॉन्टेक्स्ट बताना होता है, आपने उसे जो है वो क्लियर आस्क पूछनी होती है उससे, और साथ में उसे कॉन्स्टेंट भी देना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आयशा आस्क एआई इज़ रिमोट वर्क बेटर देन ऑफिस वर्क। आयशा जो है वो आस्क करती है एआई से कि क्या रिमोट वर्क ऑफिस वर्क से ज़्यादा बेहतर है, एंड एआई सेज येस। शी देन आस्क इज़ ऑफिस वर्क मोर प्रोडक्टिव, एंड एआई अगेन सेज येस। विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन दिस बिहेवियर। अच्छा, यहाँ पे है कि आयशा जो है वो कहती है, सबसे पहले एआई से कहती है कि क्या रिमोट वर्क जो है वो ऑफिस वर्क से ज़्यादा बेहतर होता है। एआई कहता है हाँ। उसके बाद वो दोबारा पूछती है कि ऑफिस वर्क जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। अगेन एआई कहता है हाँ। विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन दिस बिहेवियर। तो एआई का जो ये बिहेवियर है कि वो आपकी हर बात में हाँ मिला रहा है, ये वाला बिहेवियर कौन से कॉन्सेप्ट को जो है वो एक्सप्लेन करता है। कॉन्सेप्ट नंबर 9, द ऐप बिल्डिंग फीचर मैन्युफैक्चर। अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट 9 कह रहा है कि ऐप की जो बिल्डिंग हुई हुई है, मतलब फीचर्स की जो बिल्डिंग हुई हुई है वो इसी मतलब बिहेवियर पे हुई हुई है। कॉन्सेप्ट 6 कहता है कि साइकोफेंसी एआई ट्रेन टू एग्री बिकॉज एग्रीमेंट गॉट हायर रेटिंग ड्यूरिंग RLHF। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट 6 के अंदर ये कह रहे हैं साइकोफेंसी जो है, यानी कि एआई जो है वो इस बात पर ट्रेन हुआ हुआ है, ठीक है, इस बात पर एग्री करता है, एआई जो है वो इस बात पर ट्रेन हुआ हुआ है कि वो आपकी हर बात पे एग्री
होगा, और जहाँ पे आप उससे एग्रीमेंट मांगेंगे, मतलब ये बोलेंगे कि भाई मैं ये बात कह रही हूँ क्या ये सही है, तो वहाँ पे वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, क्योंकि वो इस बिहेवियर के ऊपर ट्रेन हुआ है और एग्रीमेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा हायर रेटिंग दी जाती है। कॉन्सेप्ट 2 कहता है AI हैज़ अ नॉलेज कट ऑफ और एंड लेक रिसेंट डेटा। ये कह रहा है कि AI के पास जो है ना वो नॉलेज कट ऑफ है, यानी उसकी जो नॉलेज है वो बस जहाँ तक वो ट्रेन है बस वहीं तक है, और उसके पास जो है ना वो रिसेंट डेटा ही नहीं है, ठीक है। लेकिंग है, रिसेंट डेटा की लेकिंग है, कमी है। कॉन्सेप्ट 4 कहता है द कॉन्टेक्स्ट विंडो वॉज टू स्मॉल। कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए मतलब जो है ना वो इस तरह का है। तो यहाँ पे हमने कल भी ये वाली बात की थी कि भाई AI को इस तरह से वो इस पैटर्न पे ट्रेन हुआ होता है कि उसने जो है क्या करना होता है कि अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डिटाई के साथ बोलता है, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है, क्योंकि वो उस बात पर एग्री है, वो उस बात पर ट्रेन हुआ है, उस पैटर्न पर ट्रेंड है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो एक्सप्लेन करता है इस बिहेवियर को, उसको हम कहते हैं साइकोफैंसी, ठीक है। AI जो है वो इस पैटर्न के ऊपर ट्रेन होता है कि जहाँ पे भी एग्री होने की बात हो तो वो एग्रीमेंट यानी कि हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। कॉन्सेप्ट 6 में साइकोफैंसी एक्सप्लेन की गई है। AI ट्रेनिंग में एग्रीमेंट को ज़्यादा रेटिंग मिली, इसलिए AI हमेशा एग्री करता है। दोनों अपोजिट क्वेश्चन का जवाब हाँ देना इस ट्रेन बेस की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह से ट्रेन है कि उसे हाँ में हाँ मिलानी है, तो इसलिए जो है वो आपके हर क्वेश्चन पे आप अपोजिट क्वेश्चन करेंगे तो भी वो आपके हाँ में हाँ मिलाएगा, और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, हम साइकोफैंसी कहते हैं। अच्छा जी, what is the one sentence the page says to remember if you forget everything else? अगर आप सब कुछ भूल जाए तो सिर्फ एक सेंटेंस, एक जुमला है जो आपको हमेशा याद रखना है। पेज के अंदर वो जुमला कहा गया है, कौन सा है वो जुमला? गेट द राइट कॉन्टेक्स्ट इन, कि सही कॉन्टेक्स्ट को, सही इन्फॉर्मेशन को इन करो। कीप द रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट आउट, और गलत इन्फॉर्मेशन को जो है वो बाहर रखो, ठीक है, यानी कि LLM की नॉलेज के अंदर सही कॉन्टेक्स्ट को दो और गलत कॉन्टेक्स्ट को उसकी पहुंच से दूर रखो। नेवर ट्रस्ट AI आउटपुट विदाउट वेब सर्च। AI के आउटपुट के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना विदाउट वेब सर्च, जब तक कि आप कोई वेब सर्चिंग ना कर दो। यूज 3 डिफरेंट AI टूल्स साइमल्टेनियसली फॉर बेस्ट रिजल्ट। आप हमेशा जो है वो एक साथ 3 AI टूल जो है वो यूज़ करो, ठीक है, बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए। ऑलवेज यूज़ थिंकिंग मूड फॉर एवरी क्वेश्चन। हमेशा हर क्वेश्चन के बाद जो है वो आप क्या करो, थिंकिंग मूड को इनेबल करो, हमेशा उसे यूज़ करो। तो भाई इसके अंदर जो बुक बेच के अंदर मतलब हमें जो बात कही गई है वो ये है कि भाई आप सब कुछ भूल जाओ, लेकिन एक चीज़ नहीं भूलना, वो ये कि भाई कॉन्टेक्स्ट इज़ एवरीथिंग, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सब कुछ है। आपने कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको सही कॉन्टेक्स्ट को अंदर रखना है, और गलत कॉन्टेक्स्ट को जो है वो क्या रखना है, उससे दूर रखना है जी। गेट द राइट कॉन्टेक्स्ट इन, कीप द रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट आउट। पूरी पेज का कोर प्रिंसिपल यही एक सेंटेंस है, गेट द राइट कॉन्टेक्स्ट इन, कीप द रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट आउट। अगर सिर्फ यही याद रखो तुम टॉप यूज़र में शामिल हो, ठीक है, अगर आपको ये बात याद रहे तो फिर आप टॉप यूज़र में शामिल हो सकते हैं। ओके, अब सिनेरियो है हमारे पास, अ मैनेजर आस्क AI। मैनेजर जो है वो AI से पूछता है आवर न्यू प्लान इज़ ग्रेट राइट, हमारा जो नया प्लान है वो बहुत अच्छा है, तुम इस बात से एग्री करते हो राइट। फाइंड रीज़न वाई इट वॉज वर्क, मतलब वो रीज़न ढूंढो कि भाई ये काम क्यों करेगा। व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस प्रॉम्प्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 6। कॉन्सेप्ट 6 के लिहाज से इस प्रॉम्प्ट के अंदर क्या चीज़ गलत है। द प्रॉम्प्ट कंटेन psychophancy bit, verb like find and succeed, and AI a fixed conclusion before the question। प्रॉम्प्ट के अंदर जो है वो आपने साइकोफैंसी बाइट दे दी है, जैसे कि आपने वर्ब यूज़ कर लिए हैं फाइंड और सक्सीड, ठीक है, तलाश करना, और सक्सीड मतलब कि कामयाब होगा। तो आपने AI को जो है वो पहले ही क्वेश्चन के कंक्लूजन निकालने से पहले ही आपने उसके जो आउटपुट है उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। द मैनेजर शुड हैव अटैच फाइल, मैनेजर को अटैच करनी चाहिए फाइल्स। द प्रॉम्प्ट इज़ टू शॉर्ट, ये प्रॉम्प्ट बहुत ज़्यादा छोटा है। AI कैन नॉट एवेल्यूएट बिजनेस स्ट्रेटजीज, या AI जो है वो बिज़नेस की स्ट्रेटजीज़ को नहीं जानता। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट 6 हमारे पास क्या था, कॉन्सेप्ट 6 था हमारे पास साइकोफैंसी। साइकोफैंसी का मतलब क्या है कि भाई आपने जो है
उसे पहले ही एग्री कर दिया, अब वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे कह दिया कि भाई अवर न्यू प्लान इज़ ग्रेट, राइट, आपने यहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिला दी, आपने उससे पूछ लिया कि मैं ठीक कह रहा हूँ, अब वो यहीं पर एग्री कर जाएगा। अब वो अपना कोई मतलब रीजनिंग लगाएगा ही नहीं, ना वो अपनी कोई सोच लगाएगा। उसने क्वेश्चन का कंक्लूजन निकालने से पहले ही आपने एआई के जवाब को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो कॉन्सेप्ट 6 के लिहाज से जो रीज़न बनता है वो यही बनता है कि भाई आपने इस तरह के वर्ड जो हैं वो यूज़ नहीं करने होते अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या दे दिया है भाई, आपने इस तरह के वर्ब यूज़ कर दिए कि अब वो किसी कंक्लूजन पे पहुँचने से पहले ही आपने उसके जवाब को फिक्स कर दिया। क्या है भाई इसका आंसर? कॉन्सेप्ट 6 में क्लियरली बताया गया है कि फाइंड, प्रूफ, सपोर्ट जैसे वर्ब एआई को एक फिक्स कंक्लूजन दे देते हैं। ठीक है, जब भी आप इस तरह के वर्ब यूज़ करते हैं तो एआई को एक फिक्स कंक्लूजन मिल जाता है कि अब उसने क्या करना है। नेचुरल रीराइट में एवुलेट, कंपेयर, लिस्ट, बोथ साइड जैसे वर्ब यूज़ करो। ठीक है, जब आपने नेचुरल रीराइट करवाना हो तो आप फिर इस तरह के वर्ब्स का इस्तेमाल करें, ना कि इस तरह के अल्फाजों का। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 2, व्हाट डज टॉपिक टॉक अबाउट अ लॉट ऑनलाइन आर मोर रिलायबल मीन इन रियल यूज़। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट टू के मुताबिक कॉन्सेप्ट 2 क्या था हमारे पास, प्री ट्रेन डेटा। ठीक है, जिसके ऊपर वो ट्रेन हुआ है। कॉन्सेप्ट 2, व्हाट डज टॉपिक टॉक अबाउट अ लॉट ऑनलाइन आर मोर रिलायबल मीन इन रियल यूज़, यानी कि वो टॉपिक्स जिनके ऊपर ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बात की जाती है वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं रियल यूज़ से कंपेयर अगर किया जाए तो। अच्छा, क्यों है भाई ऐसा? कॉन्सेप्ट 2 था हमारे पास प्री ट्रेन। अब कॉन्सेप्ट 2 को क्या कहता है, इसके अंदर हम देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन हमारे पे क्या होना चाहिए। AI is more reliable on topic discussed heavily online, cooking, popular movie, and less reliable on rare और private topics। ठीक है, यानी AI जो है, AI का जवाब जो है वो उसमें ज़्यादा अच्छा रिलायबल होगा, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा रिलायबल होगा जिन टॉपिक्स के ऊपर ऑनलाइन के अंदर बहुत ज़्यादा बात की गई है, यानी कि ओपन सोर्स के अंदर जिनका जिक्र बहुत ज़्यादा मौजूद है। उनके जो उन टॉपिक से रिलेट अगर कोई क्वेश्चन किया जाए तो उसका आंसर जो एआई देगा वो ज़्यादा रिलायबल होगा बनिस्बत उन टॉपिक्स के जो रेयर हो, यानी कि जिनके बारे में इतना ज़्यादा ऑनलाइन बात ना की जाती हो, या जिसका कंटेंट जो है वो इतना ज़्यादा ऑनलाइन ना अवेलेबल हो, मतलब सोर्सेज इस तरह की अवेलेबल ना हो, और या आपकी प्राइवेट कोई मतलब जो है कोई आपका पर्सनल डेटा हो या आपके कोई प्राइवेट टॉपिक्स हो, तो उन टॉपिक्स के ऊपर अगर आप कोई सवाल पूछेंगे तो एआई का जवाब उतना रिलायबल नहीं होगा जितना सवाल जो है वो उन टॉपिक्स के ऊपर मतलब रिलायबल होगा जो नॉर्मली जिनके ऊपर कंटेंट भरा पड़ा है। ठीक है, अच्छा, एआई परफॉर्म बेटर व्हेन यू टाइप फास्टर। एआई बेटर परफॉर्म करता है जब आप फास्टर लिखते हैं। लॉन्गर प्रॉम्प्ट ऑलवेज गेट मोर रिलायबल आंसर, यानी कि अगर आप लंबा प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो रिलायबल ज़्यादा रिलायबल आंसर जो है वो फिर आपको मिलता है। AI ऑलवेज गिव द सेम आंसर टू द सेम क्वेश्चन। हमेशा AI जो है वो आपको सही आंसर का सही क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन का सेम आंसर देगा। अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें कभी भी सेम क्वेश्चन का सेम आंसर नहीं मिलता। आप एक ही सवाल बार बार AI से पूछो, वो हर बार आपको अलग जवाब देगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन डी ऑलरेडी कट हो गया। ऑप्शन सी के ऊपर अगर बात करें, लॉन्गर प्रॉम्प्ट ऑलवेज गेट मोर रिलायबल आंसर। आपका प्रॉम्प्ट बड़ा होना इस बात की वजाहत नहीं करता या इस बात की गारंटी नहीं करता कि आपका जो आंसर आएगा वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होगा। ठीक है, आप छोटे प्रॉम्प्ट के अंदर अगर उसे कॉन्टेक्स्ट सही दे रहे हो तो वो छोटे प्रॉम्प्ट पे भी आपको रिलायबल आंसर दे सकता है। तो प्रॉम्प्ट का बड़ा होना जो है वो नेसेसरी नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। AI परफॉर्म बेटर व्हेन यू टाइप फास्टर। अगर आप फास्टर लिख दें तो AI बेटर परफॉर्म करता है, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट 2 जो है प्री ट्रेन, वो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि भाई जो जिन टॉपिक्स की नॉलेज जो है ना वो ओपन सोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। जैसे अगर हम ऑनलाइन बात करें तो ऑनलाइन के अंदर हमारे पास बेसिकली अगर हम किसी रेसिपी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी फेवरेट पॉपुलर मूवी की बात करते हैं, कोई मशहूर मूवी की बात कर लें, या अगर हम जो है अपनी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मतलब जिनके ऊपर भरा पड़ा है नेट, मतलब इतने सारे ओपन सोर्सेज हैं, इतने सारे ओपन सोर्सेज हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन आपको भर भर के मिलेंगी, और जो हमारा AI है वो ट्रेन ही इन सब चीज़ों के ऊपर है। तो वो जिन टॉपिक्स के ऊपर ट्रेन है ना
उन ट्रेन टॉपिक के ऊपर अगर आप उससे कोई सवाल पूछेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसके अंदर गलती के चांसेस बहुत कम होंगे, बनस्बत इसके कि आप उससे कोई ऐसा टॉपिक पूछ लें जिसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ी हुई नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं पढ़ी हुई, ब्राउज़र पे नहीं पढ़ी हुई, कोई ऐसा ओपन सोर्स नहीं है जहाँ पे वो प्राइवेटली मतलब जो है ना पब्लिकली पढ़ी हुई हो। तो उस टॉपिक से रिलेट अगर वो कोई आंसर देगा तो वो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा, उसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं बनस्बत इसके जिसके बारे में वो बहुत अच्छी तरह से ट्रेन है। तो कॉन्सेप्ट 2 जो है वो बेसिकली यही है। अब इसकी वजाहत भी देख लेते हैं। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट 2 बताता है कि ट्रेनिंग डेटा में फ्रीक्वेंसी रिलायबिलिटी के बराबर है। कुकिंग या सेलिब्रिटी गॉसिप जैसे टॉपिक्स पर एआई रिलायबल है। प्राइवेट कंपनी डेटा या नीश टॉपिक पर एआई गैस करता है, ठीक है। तो आपके जो इस तरह के टॉपिक्स होते हैं उस पर वो तुक्के मारता है, और जो ऐसे पढ़े हुए जो पब्लिकली पढ़े हुए हैं उनके ऊपर जो उसका आंसर आता है वो भाई बिल्कुल ही परफेक्ट होता है। उसके अंदर आपको किसी किस्म की जो है वो वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, A lawyer asked AI for new law changes in her field without turning on web search. According to concept 2, why is this risky? एक लॉयर जो है वो एआई से पूछता है कि भाई नए लॉ चेंजेस जो है ना उसकी फील्ड के अंदर जो लॉ के अंदर चेंजेस आए हैं उसको जो है वो देखो कि भाई मेरी फील्ड के अंदर क्या लॉ मतलब जो है चेंजेस आए हैं, और वो उसको कहता नहीं है कि तुमने वेब सर्च करनी है, ठीक है, विदाउट टर्निंग ऑन वेब सर्च। वो टर्निंग ऑन नहीं करता, वेब सर्च के टूल को ऑन नहीं करता, बगैर ऑन किए वेब सर्च के टूल को वो उसे कह देता है कि भाई लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आओ। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 2, वाई इज़ दिस रिस्की? कॉन्सेप्ट 2 के लिहाज से ये रिस्की क्यों है? द प्रॉम्प्ट इज़ टू शॉर्ट। क्या प्रॉम्प्ट मतलब क्योंकि प्रॉम्प्ट बहुत छोटा है, तो गलत बात। ऐसी तो प्रॉम्प्ट के लंबे या बड़े या छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एआई रिफ्यूज़ टू आंसर लीगल क्वेश्चन। एआई जो है वो लीगल क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देता, ऐसी भी कोई बात नहीं है। रिसेंट रेगुलरिटी चेंजेस आर लाइकली आफ्टर एआई नॉलेज कट ऑफ। एआई विल कॉन्फिडेंटली जनरेट प्लॉसिबल साउंडिंग बट आउटडेटेड एंड इन्वेंटेड इन्फॉर्मेशन। क्योंकि रिसेंटली रेगुलेटरी चेंजेस जो हो रही हैं, यानी कि जो आपकी रोज़मर्रा की तब्दीलियाँ जो आ रही हैं या जो मतलब कानून आ रहे हैं जो एआई नॉलेज कट ऑफ से बाहर हैं, यानी कि जिस दिन वो ट्रेन हुआ था, जिस डेट पे उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी, उसके बाद जो नई चेंजेस आई, तो एआई जो है वो उस पर ट्रेन नहीं है। लेकिन एआई विल कॉन्फिडेंटली जनरेट पॉसिबल साउंडिंग, वो खुद से जो है वो कोई जो है कॉन्फिडेंटली कोई आंसर जनरेट कर देगा, बट आउटडेटेड और इन्वेंटेड इन्फॉर्मेशन। लेकिन वो जो जनरेट करेगा आंसर वो क्या होगा, वो रिसेंटली नहीं होगा, वो आउटडेटेड होगा, यानी कि जो उसके पास पुरानी इन्फॉर्मेशंस पड़ी हुई थी वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर को जनरेट करके आपको दे देगा। एआई कैन नॉट अंडरस्टैंड लीगल लैंग्वेज। एआई को जो है वो लीगल लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो हमें पता है कि कॉन्सेप्ट 2 जो है वो प्री ट्रेन डेटा, और ट्रेनिंग कब तक की है, जब तक कि उसकी नॉलेज कट ऑफ नहीं हुई। जिस दिन उसकी नॉलेज कट ऑफ हो गई, यानी जिस डेट पे आके उसकी ट्रेनिंग एंड हुई, ठीक है, जिस डेट तक उसको ट्रेन किया गया, बस उसके पास वहीं तक का डेटा है, उसके पास रीसेंट डेटा मौजूद नहीं है। तो वो अपने पुराने डेटा के बिहाफ पर जो है वो आपको क्या देगा, आंसर, कॉन्फिडेंटली आंसर आपको जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे जो है ये वाला काम होगा, इसलिए जो है इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है। देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट 2 में नॉलेज कट ऑफ एक्सप्लेन किया गया है। रीसेंट लॉ चेंजेस ट्रेनिंग के बाद किए हैं, यानी कि जो रीसेंट लॉ चेंजेस हैं वो ट्रेनिंग के बाद हुई हैं, ठीक है। इसलिए एआई जो है वो पुरानी या मतलब जो है ना इन्वेंटेड इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन पे आपको आंसर बना कर दे देगा। अगर आपको लेटेस्ट कोई चीज़ चाहिए या करंट कोई जो है अपडेट चाहिए तो उसके लिए आपको वेब सर्च के मोड को ट्रिगर करना होगा, ठीक है। आप जब तक उसका वेब सर्च वाला मोड जो है वो ट्रिगर नहीं करोगे तब तक वो आपको रिसेंट इंफॉर्मेशन लाकर नहीं देगा। What are the 3 way AI get information listed from fastest or to slowest in concept 3? अच्छा, कॉन्सेप्ट 3 के अंदर उन्होंने जो है 3 मोड बताए हुए थे। वो 3 मोड क्या हैं जो जिसके ऊपर जो है ना एआई के रिस्पॉन्स जो है वो मैटर करता है, ठीक है। तेज़ से लेके स्लो तक जाने में जो है वो भाई एक कुछ रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं एआई के जो ठक करके फ़ौरन से आ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर थोड़ा टाइम लेता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये जो हमारे पास इसकी रिस्पॉन्स आने की जो स्पीड है उसका
फास्ट से स्लो तक जाने में जो 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं, जो 3 मोड बताए हैं कॉन्सेप्ट 3 के अंदर, वो क्या हैं? मेमोरी मोड, इंटरनेट मोड और एक्सपर्ट मोड? नहीं, ये 3 नहीं है। प्री ट्रेन, वेब सर्च, डीप रिसर्च, ये 3 मोड हैं क्या? कि भाई प्री ट्रेन डेटा हो, वेब सर्चेज हो या डीप रिसर्च हो। अच्छा, उसके बाद है क्विक सर्च, डीप सर्च और आर्चिव सर्च, ठीक है, तो ये भी नहीं है। बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल, बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल का भी कोई फंडा नहीं है। बेसिकली काम बात ये है कि हमारे पास जो 3 मोड बताए गए हैं वो हमें बताए गए हैं कॉन्सेप्ट 3 के अंदर, और वो हैं प्री ट्रेन, वेब सर्च, डीप रिसर्च। यानी कि अगर आपने कोई ऐसा सवाल पूछा जिसके ऊपर वो बहुत अच्छी तरह से ट्रेन हुआ है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास बहुत ज़्यादा मौजूद है और बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, तो उसका रिस्पांस जो है वो फ़ौरन से दे देगा। जैसे आपने कोई रेसिपी पूछ ली, फ़ौरन से रिप्लाई आ जाएगा आपके पास। या आपने किसी मशहूर एक्टर के बारे में कुछ पूछ लिया, ठीक है, तो इसका भी आंसर आपके पास फ़ौरन आ जाएगा। अगर आपने रिसेंट कोई चीज़ पूछनी है, ठीक है, यानी कि आपने करंट कोई चीज़ पूछनी है, तो उसके लिए वो वेब सर्च करता है। वेब सर्चिंग का रिस्पांस जो है वो इसके प्री ट्रेंड के मुकाबले में थोड़ा सा स्लो होता है। उसे वेब सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और वो 2-3 सेकंड के अंदर आपको रिस्पांस दे देता है। डीप रिसर्च के अंदर आपने कोई साइंटिफिक क्वेश्चन पूछ लिया या आपने कुछ क्रिटिकल पूछ लिया, कुछ ऐसा पूछ लिया जिसके लिए उसको बहुत सारे जो है वो रिसर्च करनी पड़ी, काफ़ी ज़्यादा ढूंढना पड़ा, काफ़ी सारे रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ा, डीप रिसर्च करनी पड़ी, तो वहाँ पे जो रिस्पांस आएगा वो उसमें वो रिस्पांस जो है वो स्लो होगा, ठीक है, यानी कि उसके आने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो बेसिकली ये जो है ये इसका क्या है, प्री मतलब जो है इसके 3 मोड्स हैं, तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। देख लेते हैं कॉन्सेप्ट 3 में 3 रिट्रैवल मोड्स हैं। प्री ट्रेन यानी कि फास्टर ट्रेनिंग डेटा से, जिस पे वो ट्रेन है उससे फटाफट आंसर निकाल के दे देगा। वेब सर्च यानी कि लाइव पेजेस से। डीप रिसर्च जहाँ पे उसे डजन ऑफ रिसोर्सेज जो है सोर्सेज को यूज़ करना पड़े या उसे स्ट्रक्चर कोई आउट रिपोर्ट बनानी हो, ठीक है। प्रॉम्प्ट की वर्डिंग डिसाइड करती है कि कौन सा मोड फायर होगा। जब आप प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो जो प्रॉम्प्ट की वर्डिंग होती है ना, उसके ऊपर डिसाइड होता है कि भाई उसने अपना कौन सा मोड यूज़ करना है, प्री ट्रेन मोड यूज़ करना है, वेब सर्चिंग करनी है या फिर डीप रिसर्च करना है। तो ये डिसाइड कौन करवाता है, इस मोड को कौन ट्रिगर करता है, आपके प्रॉम्प्ट की वर्डिंग डिसाइड करती है ये बात। अच्छा जी, बिलाल वांट्स टू नो व्हाई डू कैट स्टेयर एट वॉल्स, विच वे विल एआई यूज टू आंसर दिस एंड वाई। बिलाल ने जो है वो जानना चाहता था वाई डू कैट स्टेयर एट वॉल्स, ठीक है, कि जो है वो कैट्स क्यों स्टेयर करती हैं दीवारों के ऊपर। विच वे विल एआई यूज टू आंसर दिस एंड वाई। तो भाई आप बताएं कि यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि एआई जो है वो कौन सा मोड यूज़ करेगा और क्यों, ठीक है। इस सवाल का जवाब देने के लिए वो कौन सा मोड जो है वो इस्तेमाल करेगा और क्यों। वेब सर्च बिकॉज कैट बिहेवियर चेंज फ्रिक्वेंटली। वो वेब सर्च करेगा क्योंकि जो कैट्स का बिहेवियर होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, मतलब तेज़ी से चेंज होता है। नन, एआई कैन नॉट आंसर एनिमल बिहेवियर क्वेश्चन। एआई जो है वो एनिमल के बिहेवियर क्वेश्चन के ऊपर आंसर ही नहीं देगा। अच्छा, डीप रिसर्च करेगा, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक क्वेश्चन, क्योंकि ये बड़ा ही कोई कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक क्वेश्चन है तो इसलिए डीप रिसर्च करेगा। अच्छा, प्री ट्रेन ओनली, दिस इज स्टेबल कॉमन नॉलेज दैट डज नॉट चेंज वीक टू वीक। अब यहाँ पे जो है वो प्री ट्रेन मूड को जो है वो ट्रिगर करेगा, प्री ट्रेन मूड जो है उससे आंसर देगा, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन नॉलेज है जो कि दिन ब दिन चेंज नहीं होती। तो बेसिकली इसका आंसर, इस सवाल का आंसर, यानी कि ये जो प्रॉम्प्ट है, ये जो प्रॉम्प्ट की वर्डिंग है, इसके लिए जो है वो कौन सा एआई कौन सा मोड ट्रिगर करेगा, प्री ट्रेन डेटा से, जिस डेटा के ऊपर वो ट्रेंड हुआ है उससे आंसर उठाएगा और आपको दे देगा, क्योंकि ये एक कॉमन नॉलेज है जिसके ऊपर मतलब जो है ना वो रिसोर्सेज हैं, उसको बहुत ज़्यादा सर्चिंग करने की या वेब सर्च करने की या रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और ये ऐसी नॉलेज है जो दिन ब दिन या हफ्ते के हफ्ते चेंज नहीं होती। कॉन्सेप्ट 3 के मुताबिक कैट स्टेयर एट वॉल एक स्टेबल टॉपिक है जो ट्रेनिंग डेटा में बहुत ज़्यादा था, इसके लिए वेब सर्च की ज़रूरत नहीं, प्री ट्रेन नॉलेज काफ़ी है, यानी जिस नॉलेज पे वो ट्रेन हुआ है वही उसका इस सवाल का जवाब देने के लिए काफ़ी है। अच्छा जी, फातिमा टाइप व्हाट बिग न्यूज़ हैपेंड इन पाकिस्तान टुडे। फातिमा ने लिखा कि भाई आज की बड़ी खबर क्या है
जो पाकिस्तान में हुई। विच वे शुड AI यूज़ टू आंसर, कौन सा वे जो है वो AI को यूज़ करना चाहिए इस सवाल का जवाब देने के लिए। एंड व्हाट वर्ड इन द प्रॉम्प्ट टेल AI टू यूज़ इट, और कौन सा वर्ड है प्रॉम्प्ट के अंदर जो AI को मतलब जो है बता रहा है कि आपने कौन सा मोड यूज़ करना है। प्री ट्रेन न्यूज़ इज़ ऑलवेज इन ट्रेनिंग डेटा, ये कह रहा है कि भाई प्री ट्रेन मोड जो है वो यूज़ होगा क्योंकि न्यूज़ जो है वो हमेशा ट्रेनिंग डेटा से मिलती है। वेब सर्च, द वर्ड टुडे सिग्नल्स करंट इन्फॉर्मेशन दैट चेंज डेली, वेब सर्च करेगा क्योंकि जो टुडे का वर्ड उसने यूज़ किया है वो इस बात का सिग्नल है कि भाई करंट इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि रेगुलर चेंज होती है। डीप रिसर्च करेगा, न्यूज़ रिक्वायर्स मल्टी सोर्स एनालिसिस, क्योंकि न्यूज़ को जो है वो रिक्वायर्ड होता है कि वो मल्टी रिसोर्सेज को एनालाइज करे। नन ऑफ द अबव, ये इसमें से कोई सा भी मोड यूज़ नहीं होगा। तो टुडे लिखा हुआ है तो टुडे के लिए जो है क्या है, टुडे इस बात की वजाहत करता है कि भाई करंट इन्फॉर्मेशन चाहिए जो डेली यानी रोज़ाना की बुनियाद पर चेंज हो रही है। तो यहाँ पे वेब सर्च होगी, ठीक है। तो कौन सा मोड ये यूज़ करेगा, वेब सर्च का मोड यूज़ करेगा। कॉन्सेप्ट ट्री में प्राइसिंग पैटर्न दिए गए हैं। टुडे व्हाट द लेटेस्ट, वेब सर्च ट्रिगर करता है, ठीक है। अगर आप इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, व्हाट द लेटेस्ट, टुडे, करंट, तो फिर जो है वो वेब सर्च को ट्रिगर करता है। टुडे का वर्ड करंट इन्फॉर्मेशन सिग्नल करता है जो डेली चेंज होती है। अच्छा जी, उसके बाद है कॉन्सेप्ट 3। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 3, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद AI वेब सर्च, AI के वेब सर्च में क्या प्रॉब्लम है। व्हाट डज द हैंडरसन नेवाडा स्टोरी शो अस, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हैंडरसन नेवाडा की स्टोरी क्या थी, हमें बताएं। वेब सर्च ओनली वर्क इन इंग्लिश, वेब सर्च सिर्फ इंग्लिश पे काम करती है, गलत। वेब सर्च रिक्वायर्ड अ पेड सब्सक्रिप्शन, वेब सर्चिंग के लिए पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए, गलत। वेब सर्च इज़ टू एक्सपेंसिव टू यूज़ फ्रिक्वेंटली, वेब सर्च को अगर आपने बहुत ज़्यादा तेज़ी से यूज़ करना है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है, गलत। वेब सर्च डज नॉट चेक वेदर सोर्स आर करंट, वेब सर्च जो है वो इस बात को चेक नहीं करती कि भाई सोर्सेज जो हैं वो करंट हैं या नहीं हैं। इट साइटेड अ 20-year ओल्ड पेज रिकमेंडिंग आ स्कूल नो लॉन्गर ओपन। अब बुक के अंदर जो है ये वाला वाक़या जो है वो कॉन्सेप्ट 3 के अंदर ये वाला वाक़या जो है वो डिफ़ाइन किया गया है कि भाई एक जो है 20 साल पुराना ओल्ड पेज जो था वो खोल दिया गया और उससे जो है वो आंसर जनरेट कर दिया गया, जबकि उस टाइम पे जो है वो स्कूल खुला भी नहीं था, ठीक है। अगर मैं ये दिखाऊं कॉन्सेप्ट 3 के अंदर तो यहाँ पे ना ये वाला हैगा, ये रहा कैट डू स्टेयर वॉल्स वाला आ गया। इसके बाद वेब सर्च नॉलेज, ये रहा। A friend asked where to run in Henderson, Nevada. The AI cited a 20-year-old web page and recommended a school no longer open to the public. Website does not check whether source are current. यानी कि उसने जो है भाई वो सवाल पूछा था कोई और उसको जो जवाब मिला वो 20 साल पुराने किसी जो है ना पेज से, वेब पेज से उठाकर दे दिया गया। और उस टाइम पे जो है जिस स्कूल के बारे में सवाल किया गया था वो स्कूल उस टाइम पे पब्लिकली खुला भी नहीं था। तो वेब सर्चिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वो ये होता है कि वो ये चेक नहीं करता कि जिस सोर्स से वो आंसर ले रहा है वो करंट है भी या नहीं, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कॉन्सेप्ट 3 हैंडरसन नेवाडा एग्जाम्पल के अंदर, वेब सर्च डजंट चेक इफ़ सोर्स आर करंट, ठीक है। वो ये चेक नहीं करता कि सोर्स करंट है या नहीं है, वो सिर्फ वेब सर्च करता है। वेब सर्च में उसे कितनी भी पुरानी बात मिल जाए वो वहाँ से उठाता है जवाब और आपको उठाकर दे देता है। 20 साल पुरानी पेज रिकमेंडेड की गई जॉब, स्कूल ऑलरेडी क्लोज था, यानी कि जब 20 साल बाद वो बंद हो चुका था स्कूल, तब जो है उसने वो जॉब की रिकमेंडेशन जो है वो दे दी। सोर्स की आगे चेक करना यूज़र की ज़िम्मेदारी है। अब उसने मतलब आंसर तो दे दिया लेकिन उसको वेरीफाई करना जो है वो किसकी ज़िम्मेदारी होती है, AI के आंसर को। जब भी वो वेब सर्च करके कोई आंसर दे रहा है आपको तो फिर उसको वेरीफाई करने की ज़िम्मेदारी आपकी है कि आपने उसे वेरीफाई करना है कि आया इसने जो मुझे जवाब दिया है वो सही है भी या नहीं, या करंट है भी या नहीं। अच्छा जी, व्हाट सिंपल पिक्चर डज कॉन्सेप्ट 4 यूज टू डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट विंडो। कॉन्टेक्स्ट विंडो मतलब कॉन्सेप्ट 4 के अंदर जो है कॉन्टेक्स्ट विंडो को डिस्क्राइब किया गया है। तो सिंपल पिक्चर क्या है कॉन्सेप्ट 4 की, आप फिलिंग कैबिनेट विद अनलिमिटेड स्टोरेज, ठीक है। एक कोई ऐसा कैबिनेट जिसके अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज हो। आ रीडिंग डेस्क
वट एवर यू प्लेस ऑन इट द मॉडल रीड, वट एवर यू लीव ऑफ इट कैन नॉट सी। एक रीडिंग डेस्क की तरह है, ठीक है, जो उस टाइम पे मतलब जब मॉडल रीड हो रहा हो तो वो फिर वो मतलब जो है वो जब अब मतलब आप उसे एक रीडिंग डेस्क की तरह है कि मतलब जब तक आप रीडिंग कर रहे हैं तब तक कि वो खुला हुआ है, और जब जैसे ही आपने उसे छोड़ा तो वैसे ही वो दिखना बंद हो जाएगा। अ सर्च इंजन दैट फाइंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली। एक सर्च इंजन है जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली जो है वो क्या मिल रही होती है, इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। अ ब्रेन दैट रिमेंबर्स एवरीथिंग। एक ऐसा ब्रेन जो सब कुछ याद रखता है। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट 4, डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट विंडो। कॉन्टेक्स्ट विंडो बेसिकली है क्या? कॉन्टेक्स्ट विंडो हमारे पास रीडिंग डेस्क है, ठीक है। वट एवर यू प्लेस ऑन इट द मॉडल रीड्स, ठीक है, जब तक आप जो है उस जगह पर मौजूद है मॉडल उसको रीड कर रहा है। वट एवर यू लीव, जैसे ही आपने उसको लीव किया, ऑफ किया, इट कैन नॉट सी, तो उसे कुछ भी न याद नहीं रहता, उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, ठीक है। इसकी देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट 4 में कॉन्टेक्स्ट विंडो को रीडिंग डेस्क कहा गया है। जो डेस्क पर रखो एआई वो पढ़ता है, जो ना रखो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। यानी कि जो चीज़ आप उसे कॉन्टेक्स्ट में दोगे वो एआई को नज़र आएगी, एआई उसको पढ़ेगा, और जो चीज़ आप उसे नहीं बताओगे उसके बारे में एआई कुछ नहीं जानता। अच्छा जी, सिनेरियो नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। अ टीचर आस्क एआई टू राइट अ लेसन प्लान एंड गेट्स अ वेरी बेसिक रिजल्ट, ठीक है। टीचर ने जो है वो एआई से पूछा कि भाई मेरे लिए एक लेसन प्लान लिख दो, और उन्हें बड़ा ही कोई बेसिक सा रिजल्ट मिला। शी देन ऐड हर क्लास नोट्स, लास्ट वीक स्टूडेंट वर्क एंड टेस्ट फॉर्मेट। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भाई अपने क्लास के नोट जो है वो ऐड किए, लास्ट वीक स्टूडेंट ने जो काम किया था वो ऐड किया, एंड टेस्ट फॉर्मेट, और टेस्ट का फॉर्मेट भी उसे बताया। द सेकेंड आंसर इज़ मच बेटर। जो तो दूसरा आंसर आया वो बड़ा ही बेहतर आया। वॉट डज कॉन्सेप्ट 4 से इन द रीज़न इज़ द रीज़न। कॉन्सेप्ट 4 जो है वो इसका रीज़न क्या बताता है? द वाटर साइकिल टॉपिक इज़ बेटर सुइटेड टू ए आई विथ कॉन्टेक्स्ट। वाटर साइकिल का टॉपिक जो था वो भाई एआई के लिए कॉन्टेक्स्ट में, एआई के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही सूट करता था। गलत। द सेकेंड प्रॉम्प्ट पुट द राइट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन द रीडिंग डेस्क। यानी कि उसने जो सेकेंड प्रॉम्प्ट था उस सेकेंड प्रॉम्प्ट में रीडिंग डेस्क के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन रखी गई जो कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी रखी गई। ए आई नो हैड वॉट आ स्मार्ट न्यू कुलीग वुड नीड टू डू द जॉब वेल। यानी कि बिल्कुल इस तरह से उसने जो है सेकंड प्रॉम्प्ट के अंदर चीज़ें रख के बताई जैसे आप किसी आने वाले न्यू कुलीग को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, कि भाई किस तरह से अपने जॉब को अच्छी तरह से करना है। जब उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो फिर उसने उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए एक बेटर रिजल्ट जनरेट करके दिया। द पेड फॉर अ प्रीमियम प्लान, शी पेड फॉर अ प्रीमियम प्लान, उसने प्रीमियम प्लान के लिए पेड किया। गलत। शी यूज़ अ डिफरेंट ए आई मॉडल द सेकेंड टाइम, उसने सेकेंड टाइम दूसरा ए आई मॉडल यूज़ किया, तो ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कि भाई सेकंड प्रॉम्प्ट के अंदर उसने राइट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो रीडिंग डेस्क के ऊपर रखी। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखा कि भाई कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो है वो क्या कहता है, एआई जो है वो एक रीडिंग डेस्क है, यानी कि जो चीज़ आप उसके टेबल पर रखोगे वो उन सब चीज़ों को पढ़ेगा, और जो चीज़ आप नहीं रखोगे तो उसके ऊपर वो उनके ऊपर फोकस नहीं करेगा, उसे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पर भी यही हुआ कि जब टीचर ने सेकंड प्रॉम्प्ट के अंदर सारी चीज़ें रखी रीडिंग डेस्क के ऊपर, तो एआई को अब अच्छी तरह से पता चल गया कि हाँ भाई काम को किस तरह से करना है, और इसलिए उसने बेटर रिस्पॉन्स जनरेट किया। कॉन्सेप्ट 4 का कोर लेसन, ब्रीफ एआई लाइक अ स्मार्ट न्यूक्लियर। अच्छा, कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आपने एआई को बिल्कुल इस तरह से ब्रीफ करना है जैसे आप किसी नए कुलीग को ब्रीफिंग देते हो। क्लास नोट, स्टूडेंट वर्क, टेस्ट फॉर्मेट देने से एआई को वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली जो उस टास्क के लिए ज़रूरी थी। सेम मॉडल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल अलग आंसर, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट रोड एज डिस्क्राइब इन कॉन्सेप्ट 4। कॉन्सेप्ट 4 के अंदर कॉन्टेक्स्ट रोड जो है वो कैसे डिस्क्राइब किया गया है? व्हेन फाइल अटैच टू प्रॉम्प्ट एक्सपायर आफ्टर 24 आवर्स, जब आप जो है वो फाइल अटैच करते हो प्रॉम्प्ट के अंदर जो 24 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाती है। व्हेन अ वेरी लॉन्ग कन्वर्जेशन फिल्स द विंडो विथ अनरिलेटेड हिस्ट्री, जब आपकी जो कन्वर्जेशन है, आपकी जो विंडो है वो अनरिलेटेड हिस्ट्री से जो है वो भर जाती है या अनरिलेटेड बातों से भर जाती है। डिलीटिंग सिग्नल्स एंड कॉजिंग एआई टू गिव वैगर
कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर्स। तो वो क्या करता है, सिग्नल देता है और कॉज बनता है कि भाई एआई जो है वो आपको क्या करे, वैग आंसर्स दे। व्हेन एआई रिफ्यूज़ टू आंसर आफ्टर टू मैनी क्वेश्चन, जब एआई जो है वो रिफ्यूज़ कर दे बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब देने से। व्हेन एआई नॉलेज बिकम आउटडेटेड, जब एआई की नॉलेज जो है वो क्या हो जाए, आउटडेटेड हो जाए। तो कॉन्टेक्स्ट रॉट के अंदर जो है बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जब हमारी विंडो जो है वो बहुत ज़्यादा अनरिलेटेड हिस्ट्री से बढ़ जाती है, तो फिर वो क्या करती है, इस बात की निशानदेही करती है कि भाई अब जो है एआई के जो जवाब आएंगे वो क्या आएंगे, ओंगे बोंगे आएंगे, यानी कि उल्टे सीधे जवाब अब वो आपको देगा, अब वो आपको कोई तुक्की जवाब नहीं देगा। कॉन्टेक्स्ट रोड एक्सप्लेन किया गया है, बहुत लंबी कन्वर्जेशन में अनरिलेटेड हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट विंडो भर देती है। एआई थका नहीं, डेस्क ओवर कवर्ड हो गई, ठीक है, ओवर क्राउडेड है। फिक्स, अगर आपको इस चीज़ को फिक्स करना है तो आप कैसे करेंगे, टॉपिक चेंज होने पर न्यू कन्वर्जेशन स्टार्ट करो। यानी पहले आपने एक ही कन्वर्जेशन के अंदर सारी बातें कर ली। आपने पहले उससे कह दिया कि भाई मेरे लिए जो है ना मुझे रेसिपी बता दो, उसने रेसिपी बता दी। फिर उसके बाद आपने अपनी किसी बीमारी के बारे में उससे पूछ लिया कि भाई मुझे ये वाला मसला है। फिर उसके बाद आपने तीसरे प्रॉम्प्ट के अंदर आपने उससे कोई नई बात कर ली, फिर कोई नई बात कर ली। अब वो कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है उसकी वो अनरेलिवेंट हिस्ट्री से जो है वो भर गई है, कन्वर्जेशन से भर गई है, यानी कि एक बात दूसरे से रिलेट ही नहीं कर रही। एक टॉपिक बिल्कुल अलग है और दूसरा टॉपिक बिल्कुल अलग है। आप टॉपिक्स अलग अलग टॉपिक्स पे के ऊपर आपने एक ही कन्वर्जेशन में सारी बातें कर ली, तो अब जो है वो क्या हो जाएगा, उसका दिमाग जो है, यानी कि जो डेस्क है, रीडिंग डेस्क है, वो क्या हो गई, कवर हो गई। अब आपने जब पूरी ढक दी चीज़ें और उसके बाद आप नीचे वाली चीज़ के बारे में पूछोगे जो उसको नज़र ही नहीं आ रही, यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट विंडो के फुल होने के बाद, यानी कि काफ़ी ऊपर चली गई है, कॉन्टेक्स्ट विंडो से बाहर निकल गई है, तो वो अब उसके बारे में आपको सही आंसर नहीं देगा, अब वो आपको गलत आंसर देना शुरू कर देगा। अच्छा जी, हसन हैज़ बीन यूजिंग द सेम चैट फॉर 3 आवर्स। हसन ने जो है वो एक ही सेम चैट को यूज़ किया 3 घंटे तक। आस्किंग अबाउट एक्सरसाइज, उसने जो है वो एक्सरसाइज के बारे में पूछा। देन फिक्सिंग अ फाइल, उसके बाद उसने फ़ाइल फिक्स करने के बारे में पूछा। देन राइटिंग अ थैंक यू नोट्स, उसके बाद फिर उसने पूछा कि भाई राइटिंग थैंक यू नोट जो है वो किस तरह से लिखते हैं। एआई स्टार्ट मिक्सिंग टॉपिक, एआई ने जो है वो टॉपिक्स को मिक्स करना शुरू कर दिया। व्हाट शुड ही डू अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 4, कॉन्सेप्ट 4 के हिसाब से उसे क्या करना चाहिए था। स्टार्ट अ न्यू कॉन्वर्जेशन, कॉन्टेक्स्ट रूट हैज़ सेट इन, द रीडिंग डेस्क इज़ ओवर क्राउडेड विथ इररेलेवेंट हिस्ट्री, ठीक है। उसे हर टॉपिक के लिए एक नई कन्वर्जेशन को स्टार्ट करनी चाहिए थी, ठीक है। तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट रूट थी वो क्या रहती, सेट रहती। द रीडिंग डेस्क इज़ ओवर क्राउडेड विथ इररेलेवेंट हिस्ट्री, अब उसकी जो रीडिंग डेस्क थी वो ओवर क्राउडेड हो गई इररेलेवेंट हिस्ट्री से। अपग्रेड टू अ पेड प्लान टू फॉर अ लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट विंडो, उसे जो है अपग्रेड करना चाहिए था, पेड प्लान लेना चाहिए था ताकि उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो बड़ी हो जाए। आस्क एआई टू फॉरगेट द अर्लियर पार्ट ऑफ द कन्वर्जेशन, उससे जो है कहना चाहिए था एआई से कि भाई तुम कन्वर्जेशन का पहले का हिस्सा भूल जाओ। कीप गोइंग एंड होप एआई करेक्ट इटसेल्फ, उसके ऊपर ही काम करते रहना चाहिए और इस चीज़ की उम्मीद लगानी चाहिए कि शायद कभी तो ये मुझे सही जवाब देगा ही। तो इसका करेक्ट आंसर हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर काफ़ी ब्रीफली देख लिया कि भाई इसका सही जवाब जो है वो यही है कि उसने, अब यहाँ पे 4 टॉपिक थे, उसने चारों टॉपिक के बारे में काम, मतलब जो है उसे सवालात कर लिए, तो चीज़ें क्या हो गई, खिचड़ी बन गई, चीज़ें मिक्स हो गई। अब जो चीज़ें ढक गई, यानी कि जो चीज़ें नीचे चली गई, अब वो के बारे में अगर कुछ पूछ रहा है तो वो उसके ऊपर सही तरह से जवाब नहीं दे पा रहा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन ए है। कॉन्टेक्स्ट रूट के सिम्टम्स, एआई पहले टॉपिक रेफरेंस करता है जो करंट क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, सही है। अब न्यू कन्वर्जेशन स्टार्ट करनी चाहिए, हर टॉपिक के लिए एक नई कन्वर्जेशन स्टार्ट करनी चाहिए। सिर्फ ज़रूरी फैक्ट पेस्ट करो, जो सिर्फ ज़रूरी बातें हैं सिर्फ वो ही पेस्ट करो, ये रेस्क्यू से ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट आर प्रोजेक्ट इन एआई टूल्स लाइक क्लॉड एंड चैट जीपीटी एंड व्हाट प्रॉब्लम डू दे फिक्स। प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं एआई टूल्स के अंदर, यानी क्लॉड और चैट जीपीटी को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं एंड कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फिक्स करते हैं। अ वे टू कोलिब्रेट विद अदर यूज़र इन रियल टाइम, दूसरे यूज़र के साथ कोलिब्रेट करने का जो है एक तरीका है रियल टाइम में। अ वर्क स्पेस यू सेट अप once you with files and instructions so every chat inside it inherit that context automatically solving the problem of repasting the same briefing एवरी टाइम, यानी कि ये एक ऐसा वर्क स्पेस है, यानी कि एक ऐसा तरीका है कि जहाँ आप एक ही दफ़ा में जो है
वो क्या कर देते हैं, अपनी फाइल्स और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इसके अंदर सेट कर देते हैं प्रोजेक्ट बनाने का। यानी कि जब क्लॉड हम यूज़ करते हैं या चैट जीपीटी हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक प्रोजेक्ट का जो है वो ऑप्शन आता है। अगर मैं आपको दिखा भी सकूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो है ये देखें प्रोजेक्ट्स, ठीक है। यहाँ मेरे पास ये प्रोजेक्ट आ रहा है। अब मैं यहाँ पे जाके न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊँगी। न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे मैंने देखें यहाँ पे न्यू एक मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है यूट्यूब स्क्रिप्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जब भी अपनी स्क्रिप्ट बनानी होती है ना यूट्यूब से रिलेट, तो मैं यहाँ पर जाती हूँ। अब इसको मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता है, सारी चीज़ें पता है, मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ, किस तरह से वीडियोस अपलोड करती हूँ, मुझे किस तरह की स्क्रिप्टिंग चाहिए। मैंने एक ही दफ़ा में इसको सारी चीज़ें बता दी। अब मुझे हर बार स्क्रिप्ट बनाने के लिए इसके पास जाकर मुझे सारी चीज़ें दोबारा नहीं बतानी पड़ती। अगर मुझे बताना है तो मैं क्या करूँगी, मैं न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊँगी। सबसे पहले तो मैं जो है उस प्रोजेक्ट का नाम लिखूँगी कि भाई मुझे काम क्या करना है, ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मुझे क्या काम करना है। फिर उसके बाद मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख दूँगी कि भाई कि मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर मेरा गोल क्या है, मेरे सब्जेक्ट्स क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने एक दफ़ा करने के बाद यहाँ पे मैंने बता दी, जैसे कि मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ यहाँ पे एग्ज़ाम, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देती हूँ कि भाई मुझे जो है ना ठीक है, मैंने क्रिएट कर लिया प्रोजेक्ट। क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद अब मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे ना मैं अपनी जो भी मेरी फाइल्स हैं इससे रिलेट, मैं वो फाइल्स यहाँ पर जो है वो क्या कर सकती हूँ, अटैच कर सकती हूँ एक ही दफ़ा में। अपनी सारी फाइल्स जो मेरा मतलब कंटेंट है, जो मेरा टेक्स्ट है, जो भी जिस चीज़ के ऊपर भी मुझे प्रिपरेशन करनी है, मैं वो सारे नोट्स यहाँ पर जो है वो अटैच कर दूँगी, सारी फाइल्स यहाँ अटैच कर दूँगी। मेमोरी जो है वो मैं इसकी जो है ये क्या है, प्रोजेक्ट मेमोरी विल शो हेयर आफ्टर अ फ्यू चैट्स के बाद जो है वो मेमोरी यहाँ पे शो होती है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, आप यहाँ पे फाइल्स अटैच कर सकते हैं, आप सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद आप यहाँ पे जो है वो चैट स्टार्ट कर दें इससे, क्या अब मुझे ये नोट्स चाहिए, अब मुझे इस टॉपिक पे नोट्स चाहिए, मुझे इस टॉपिक पे नोट्स चाहिए। अब क्या होगा कि आपको बार बार जो है वो एआई को अपनी ब्रीफिंग नहीं देनी पड़ेगी कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। आपको ये चीज़ जो है वो आपको बार बार नहीं करना पड़ेगी। तो ये बेसिकली एक जो है वो क्या है, सेटअप होता है जहाँ आप फाइल्स और इंस्ट्रक्शंस को जो है ना वो चैट के अंदर क्या कर देते हैं, एक ही दफ़ा में सेट कर देते हैं। वर्क प्लेस बना देते हैं अपना, और वर्क स्पेस बना देते हैं, वहाँ पे आप सारी चीज़ें अपनी रख देते हैं। और फिर उसके बाद अब जब भी आप चैट करते हैं तो आपको हर दफ़ा उसे बताना नहीं पड़ता कि आपको क्या करना है, क्या किस तरह से करना है। वो आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले दी होती है उसी इन्फॉर्मेशन से जो है वो इनहेरिट करता है चीज़ों को, और फिर उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो है वो आपकी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करता है और आपके लिए काम करता है। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व होती है वो ये होती है कि भाई आपको एक ही वजाहत, यानी अपनी जो सेम ब्रीफिंग होती है, हर बार अगर मुझे एक ही काम करना है तो मैं उसे बनस्बत इसके कि मैं हर बार उसे जाके ये बात बताऊं कि भाई ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, मैं एक ही दफ़ा में उसे सारा पैटर्न समझा दूं, तो फिर आपको बार बार उसे बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये जो है आपके पास सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है इसका। अच्छा जी, ये क्या है, कॉन्सेप्ट 4 में प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। एक बार सेटअप करो फाइल्स और इंस्ट्रक्शंस के साथ, फिर हर चैट ऑटोमेटिकली वो कॉन्टेक्स्ट इनहेरिट करती है, ठीक है। जब आप सेम फाइल के साथ काम कर रहे हो जो आपको ज़्यादा चैट में करना है, जिसके अंदर आपको ज़्यादा चैट चाहिए, ठीक है, 2 या ज़्यादा चैट्स में पेस्ट करो, तो बस आप फिर उसके अंदर चैट्स के अंदर पेस्ट कर दो और बस फिर उसके ऊपर आप जाके जो है वो काम करते रहो। तो ये फ़ायदा होता है प्रोजेक्ट्स का, और ये कॉन्सेप्ट 4 के अंदर ही बताया गया है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 4 व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लॉड, चैट जीपीटी प्रोजेक्ट्स एंड जेमिनी नोटबुक। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट 4 के हिसाब से मतलब जो है क्लॉड और चैट जीपीटी में क्या डिफरेंस है, क्लॉड और चैट जीपीटी के जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और जेमिनी की नोटबुक्स के अंदर क्या डिफरेंस है। यानी कि प्रोजेक्ट्स एक अलग चीज़ है और नोटबुक्स एक अलग चीज़ है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लॉड प्रोजेक्ट सपोर्ट मोर लैंग्वेजेस, क्लॉड प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। गलत, क्लॉड प्रोजेक्ट आर फ्री, जेमिनी नोटबुक रिक्वायर्ड पेमेंट। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्लॉड प्रोजेक्ट को आप फ्री में बनाते हैं और जेमिनी नोटबुक के लिए आपको पेमेंट चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्लॉड एंड जीपीटी प्रोजेक्ट फोकस, नहीं, जेमिनी नोटबुक ओनली सपोर्ट गूगल डॉक्स, जेमिनी नोटबुक जो है सिर्फ गूगल डॉक्स को सपोर्ट करती है, ऐसा भी कुछ नहीं है।
क्लॉड एंड चैट जीपीटी प्रोजेक्ट फोकस ऑन इंस्ट्रक्शन एंड बिहेवियर पर्सोना कंसिस्टेंसी। क्लॉड और जीपीटी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो फोकस करते हैं आपकी इंस्ट्रक्शंस पे जो आपने उसको दी होती हैं, ठीक है। जो आपने पर्सोना, उसका जो बिहेवियर आपने उसका सेट किया होता है, वो उसके ऊपर ही काम करते हैं और उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है। जेमिनी नोटबुक गो फर्दर on sources with inline citations and the workspace accumulating your reasoning over time। जेमिनी नोटबुक जो है वो क्या करती है, दूसरे रिसोर्सेज को यूज़ करती है। गो फर्दर ऑन सोर्सेज, ठीक है, सोर्सेज के ऊपर काम करती है। विथ इनलाइन साइटेशन एंड द वर्क स्पेस अक्यूमुलेटिंग योर रीजनिंग ओवर टाइम। यहाँ पर जो आपकी रीजनिंग जो है वो ओवर टाइम हो रही होती है। तो ये बेसिकली फ़र्क होता है दोनों में। अब इसकी वजाहत भी देखते हैं। क्लॉड जीपीटी प्रोजेक्ट जो है वो इंस्ट्रक्शन और स्टाइल कंसिस्टेंसी के लिए बेस्ट हैं, ठीक है। जेमिनी नोटबुक जो है वो सोर्सेज के लिए बेटर है। जब आपने काफ़ी सारी सोर्सेज यूज़ करनी है तो उसके लिए जेमिनी नोटबुक बेटर है। हर सेशन दूसरे सेशन को स्मार्टर बनाता है और इनलाइन साइटेशन देता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास आई स्टूडेंट इज स्टडिंग फॉर एग्जाम ओवर 4 वीक्स। सही है, एक स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहा है एग्जाम के लिए 4 हफ्तों से। शी वॉन्ट्स AI टू रिमेंबर हर नोट्स एंड एग्जाम फॉर्मेट इन एवरी सेशन। वो चाहती है कि हर सेशन के अंदर जो उसके नोट्स हैं और जो उसका फॉर्मेट है एग्जाम का, वो AI को याद रहे। विच टूल फीचर शुड शी यूज़, कौन सा टूल फीचर है जो उसको यूज़ करना चाहिए, एंड वॉट इज़ द साइन शी नीडेड, और क्या साइन है कि उसे इसकी ज़रूरत है। शी शुड यूज़ वेब सर्च टू फाइंड हर सिलेबस ऑनलाइन। उसे वेब सर्च को यूज़ करना चाहिए ताकि वह अपना सिलेबस ऑनलाइन ढूंढ सके। नहीं, शी शुड यूज़ अ डिफरेंट AI टूल फॉर ईच स्टडी सेशन। उसे हर स्टडी सेशन के लिए जो है वो दूसरा AI टूल यूज़ करना चाहिए। गलत। शी शुड क्रिएट अ प्रोजेक्ट। उसे क्या कर लेना चाहिए, एक प्रोजेक्ट बना लेना चाहिए। द सिग्नल इज़ दैट शी हैज़ पेस्टेड द सेम फाइल इनटू मोर दैन 2 चैट्स ऑन द सेम टॉपिक। अब ये क्या होगा, ये इस बात का सिग्नल होगा कि वो क्या करेगी, सेम फाइल्स को जो है वो क्या कर देगी, पेस्ट कर देगी इनटू मोर देन 2 चैट्स ऑन द सेम टॉपिक्स। जब उसके सेम टॉपिक्स आएंगे तो वो उसको बार बार चैट्स के अंदर जो है वो फाइल्स अटैच नहीं करनी पड़ेंगी। शी शुड पेस्ट हर नोट्स इनटू एवरी न्यू चैट सेशन। या उसे जो है हर न्यू चैट सेशन के अंदर अपने नोट्स जो हैं वो क्या करने चाहिए, पेस्ट करने चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, परफेक्ट ऑप्शन है कि उसे एक प्रोजेक्ट बना लेना चाहिए जहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन अपनी जो है वो बता दे कि भाई इंस्ट्रक्शंस क्या है, किस तरह से काम करना है, और अपनी फाइल्स वगैरह एक ही दफ़ा में ऐड कर दे। तो फिर उसके बाद उसे बार बार फाइल्स अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट 4 का सिग्नल, जो मोमेंट तुम नोटिस करो कि सेम फाइल्स 2 या ज़्यादा चैट में पेस्ट की हैं, ठीक है। आपने अगर आपको सेम फाइल्स एक से ज़्यादा फाइल्स के अंदर एक से ज़्यादा चैट के अंदर पेस्ट करनी पड़ी है, बार बार पेस्ट करनी है, तो ये इस बात का सिग्नल है कि भाई आपको क्या बना लेना चाहिए, एक प्रोजेक्ट बना लेना चाहिए। वो कॉन्टेक्स्ट प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, प्रॉम्प्ट में नहीं, ठीक है। आपने वो कॉन्टेक्स्ट किसके अंदर देना है, प्रोजेक्ट के अंदर देना है, प्रॉम्प्ट के अंदर नहीं देना है। एग्ज़ाम की तैयारी परफेक्ट यूज़ केस है, ठीक है। एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो परफेक्ट यूज़ केस है। अभी मैंने जैसे आप लोगों को बताया भी कि भाई हम जो है वो क्लॉड के ऊपर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हम अपनी जो है वो क्या रख सकते हैं, फाइल्स रख सकते हैं, अपना फॉर्मेट बता सकते हैं एग्ज़ाम का कि किस तरह के एग्ज़ाम क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, और फिर उसके ऊपर हम जो है वो काम कर सकते हैं। तो हमें बार बार उसे ब्रीफ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What does concept 5 say thinking mood actually does that is different from a normal AI आंसर। ये कह रहे हैं कॉन्सेप्ट 5 कहता है कि थिंकिंग मूड जो है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है नॉर्मल AI आंसर से। द मॉडल कंसल्ट मल्टीपल AI सिस्टम सिमुलटेंसली। अच्छा, द मॉडल जो है वो क्या करता है, कंसल्ट करता है मल्टीपल AI सिस्टम के ऊपर एक ही वक्त में। इट सर्च द वेब फॉर एग्जैक्टली 60 सेकेंड बिफोर आंसरिंग। ये तकरीबन आंसर देने से 60 सेकेंड पहले जो है वो क्या करता है, वेब सर्च करता है 60 सेकेंड तक। इट कनेक्ट टू आ स्पेशल फैक्ट चेकिंग डेटाबेस। ये क्या होता है, स्पेशल फैक्ट चेकिंग डेटाबेस से क्या हो जाता है, कनेक्ट होता है। बिफोर गिविंग द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर देने से पहले द मॉडल फर्स्ट प्रिडिक्ट अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ इंटरमीडिएट वर्किंग। सबसे पहले वो क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है एक लॉन्ग स्ट्रेच इंफॉर्मेटिव वर्किंग को, ठीक है। एक्सप्लोरिंग अप्रोच, उसके बाद जो है एक्सप्लोर करता है अप्रोच को। चेकिंग इटसेल्फ, खुद से चेक करता है।
देन प्रिडिक्ट द फाइनल आंसर, और फिर फाइनल आंसर जो है वो प्रिडिक्ट करता है विद द रीजनिंग ऑलरेडी इज कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जिसके अंदर क्या होती है, रीजनिंग ऑलरेडी जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर शामिल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर थिंकिंग वाला मॉडल जो है वो एआई के नॉर्मल आंसर से कैसे चेंज है, क्योंकि इसके अंदर ये सारा काम हो रहा होता है कि सबसे पहले वो खुद से कोई लॉन्ग इंटरमीडिएट वर्किंग करके जो है आंसर प्रिडिक्ट करता है, देन फिर उसके बाद वो अप्रोच करता है, एक्सप्लोर करता है, फिर खुद से चेक करता है, वेरीफाई करता है, और फिर उसके बाद फाइनल आंसर जो है वो क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है रीजनिंग करने के बाद। यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट 5 में थिंकिंग मूड एक्सप्लेन किया गया है। मूड पहले सोचता है, ठीक है, उसके बाद अप्रोचेस ट्राई करता है, खुद चेक करता है, फिर उस सोच के साथ फाइनल आंसर लिखता है। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू आर 2025 स्टडी मेंशन इन कॉन्सेप्ट 5, अगर हम 2025 स्टडी को मेंशन करें कॉन्सेप्ट 5 के अंदर, हाउ लॉन्ग कैन आर टॉप AI मॉडल्स नाउ फिनिश टास्क दैट अ ह्यूमन वुड नीड, मतलब हाउ लॉन्ग कैन आर टॉप AI मॉडल्स, कितनी देर लगाते थे AI मॉडल्स जो है वो तब के मुकाबले में अब टास्क को फिनिश करने में, डाटा ह्यूमन वुड नीड, जो ह्यूमन की नीड हो, अबाउट 3 आवर्स, 3 घंटे लगाते हैं, रफली 1 एन आवर यानी कि रफली जो है 1 घंटा लगाते हैं, अब फ्रॉम 7 मिनट्स इन मिड 2024, डबलिंग रफली एवरी 7 मंथ्स, ठीक है, अब फ्रॉम 7 मिनट्स इन मिड 2024 से जो है वो तकरीबन 7 मिनट तक हुआ, फिर डबलिंग रफली एवरी 7 मंथ्स, अबाउट 30 मिनट, तकरीबन 30 मिनट लगाते हैं, अबाउट 5 मिनट्स। अच्छा, अब इसका आंसर जो है वो मुझे भी थोड़ा सा इसके अंदर डाल रहा है कि भाई इसके अंदर आई थिंक मेरे ख्याल में ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। रफली एन आवर, हाफ, मतलब रफली जो 1 घंटा लगाते हैं अब काम करने में, 5 मिनट तो नहीं। अकॉर्डिंग टू स्टडी मेंशन इन कॉन्सेप्ट 5, कॉन्सेप्ट 5 के अंदर जो है वो मेंशन किया गया है, अकॉर्डिंग टू 2025 स्टडी, हाउ लॉन्ग कैन आर टॉप AI मॉडल, एक टॉप AI मॉडल जो है वो अब कितनी देर में टास्क फिनिश करता है दैट अ ह्यूमन वुड नीड, जब ह्यूमन को हो तो अबाउट 5 मिनट्स आई थिंक सो कि अबाउट 5 मिनट, क्योंकि अब तो हमारे पास मॉडल काफ़ी जो है वो फास्ट हुए हैं। देख लेते हैं, मुझे इसका आंसर खैर नहीं पता, देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट 5 स्टडी मिड 2024 में 7 मिनट का टास्क होते थे, अर्ली 2025 में रफली 1 घंटे के टास्क हुए, हर 7 महीने में डबलिंग होती है, यानी हर 7 महीने में जो है वो डबल हो रहे हैं, मतलब AI अब रियल हार्ड टास्क हैंडल कर सकता है जो 2 साल पहले पॉसिबल नहीं था, रफली एन, ये सही है भाई मेरा जो है, नहीं मैंने अच्छा 5 मिनट कहा था, पहले मैं सही ऑप्शन पे जा रही थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई इस क्वेश्चन के ऊपर कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको समझने में मुश्किल होती है, मैं इस सवाल को सही तरह से नहीं समझ पाई, तभी मेरा आंसर जो है वो गलत हो गया, ठीक है। अब जो है वो क्या करते हैं, अब फ्रॉम 7 मिनट इन मिड 2024, मिड 2024 में जो है वो अब जो है वो 7 मिनट देता है, तो रफली आपको 1 घंटा लगता है अब टास्क कंप्लीट करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उमर आस्क AI आज सिंपल क्वेश्चन, उमर जो है वो AI से सिंपल क्वेश्चन करता है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल क्या है, एंड देन टर्न ऑन थिंकिंग मूड, और उसके बाद थिंकिंग मूड को जो है वो क्या कर देता है, टर्न ऑन कर देता है, यानी कि थिंकिंग मूड को इनेबल कर देता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 5 इज़ दिस अ गुड आइडिया, क्या कॉन्सेप्ट 5 के हिसाब से क्या ये सही आइडिया है। येस, थिंकिंग मूड ऑलवेज प्रोड्यूस बेटर आंसर, हाँ, क्योंकि थिंकिंग मूड जो है वो हमेशा बेटर आंसर देता है। येस, इंश्योर AI चेक फैक्ट मोर केयरफुली, हाँ, क्योंकि AI जो है वो अब ज़्यादा अच्छे से जो है वो इस चीज़ की इंश्योरिटी करेगा और केयरफुली जो है वो अपने फैक्ट्स को चेक करेगा। नो, थिंकिंग मूड इज़ स्लोअर एंड यूजेज मोर ऑफ योर यूजेज बजट, सेव इट फॉर जेन्युइनली हार्ड मल्टी इनपुट क्वेश्चन नॉट सिंपल लुकअप्स। अच्छा, ये कह रहा है कि नहीं, थिंकिंग मोड जो है वो एक तो स्लो कर देगा, आपका आंसर जो है वो स्लो हो जाएगा, आपका आंसर देर में आएगा, और इसके अलावा उससे आपका जो है ना वो आपकी बजट यूजेज जो है वो भी आपकी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, और ये जो है सेव भी नहीं है वो इसलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है तो जनरली क्वेश्चन है, तो मल्टी इनपुट क्वेश्चंस के लिहाज से जो है वो आपको इसको यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है ना, बनिस्बत इसके कि आप जो है सिंपल लुकअप्स के लिए भी इसको ऑन करें। नो, थिंकिंग मूड डजेंट वर्क फॉर
ज्योग्राफिक क्वेश्चन, क्योंकि थिंकिंग मोड ज्योग्राफिक क्वेश्चंस पे काम नहीं करता इसलिए नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, सी है कि भाई जब आप कोई ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका आंसर जो है वो खुद ही अपने प्री ट्रेन डेटा से दे सकता है, तो उसके लिए आपको थिंकिंग मोड को जो है वो इनेबल करने की क्यों ज़रूरत है। ठीक है जी। कॉन्सेप्ट 5 क्लियरली कहता है थिंकिंग मोड स्लो और कॉस्टली है। ठीक है, थिंकिंग मोड जो है वो स्लो भी है और कॉस्टली भी है। सिंपल क्वेश्चन के लिए स्किप करो, सिर्फ जनरली हार्ड प्रॉब्लम के लिए यूज़ करो जहां आप चाहते हो कि इंसान भी टाइम लेकर सोचे। ठीक है, जब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने जहां आप चाहते हो कि हाँ भाई डीप सर्चिंग हो, बहुत सोच समझ के जवाब दिया जाए, तो वहाँ पर आप यूज़ करो, अदरवाइज इसको स्किप करो। हाउ डज concept 6 says using a score from 1 to 10 help get more honest feedback on your work। कॉन्सेप्ट 6 के अंदर जो है मतलब कैसे कहता है कि यूजिंग आ स्कोर फ्रॉम 1 to 10, स्कोर जो है 1 to 10 वो हेल्प करता है गेट मोर ऑनेस्ट फीडबैक देने में, यानी कि आपको मज़ीद ऑनेस्ट फीडबैक मिलता है ऑन योर वर्क, अपने वर्क के हिसाब से। आस्क AI टू रीड द वर्क आउट ऑफ 10 एंड एक्सेप्ट द रिजल्ट एज फाइनल। AI से पूछेंगे भाई मेरे काम को जो है वो 10 में से रेट करो, और फिर उसके बाद जो है आप क्या करो, उस फाइनल रिजल्ट को एक्सेप्ट करो। ठीक है, ऑप्शन बी है आस्क AI टू स्कोर 1 to 10 पर नेम क्रिटेरियन विद अ 1 sentence justification, then ask for the change that would raise each score the most, because a number is harder to fake agreeably than an adjective। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि AI से कहो कि भाई AI से पूछो कि 1 से 10 तक जो है ना पर नेम क्रिटेरियन विथ अ 1 सेंटेंस जस्टिफिकेशन, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर जो है वो आपको क्या दे, जस्टिफिकेशन दे। देन आस्क फॉर द चेंज, और फिर उसके बाद उसको चेंज करने के बारे में पूछो। देन वुड राइज ईच स्कोर द मोस्ट, तो वो क्या करेगा, राइज करेगा, ज़्यादा स्कोर जो है वो राइज करेगा। बिकॉज अ नंबर इज़ हार्डर टू फेक, क्योंकि नंबर जो है उन्हें गलत बयानी, नंबरों में गलत बयानी करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है एग्रीएबली दैन एन एडजेक्टिव, बनस्बत एडजेक्टिव के। ठीक है, आज 3 डिफरेंट ALS टू ईच गिव अ स्कोर एंड एवरेज दैम। 3 डिफरेंट जो है वो ऑल्स पूछो कि वो आपको स्कोर करे और फिर उसका एवरेज निकालो। आस्क AI टू गिव अ स्कोर, AI से स्कोर के बारे में पूछो। देन इमीडिएटली आस्क फॉर द नेक्स्ट ड्राफ्ट, और फिर फ़ौरन ही दूसरे ड्राफ्ट के बारे में पूछ लो। तो आई थिंक इसका बी जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट 6 के अंदर जो है वो कहा गया है, वजाहत देखते हैं उसके अंदर ज़्यादा अच्छे से बताया गया होगा। कॉन्सेप्ट 6 में टेक्निकली एक्सप्लेन किया गया है कि नंबर देना मुश्किल है, ऑनेस्टली फेक करना। ठीक है, मतलब फेक नंबर देना जो है वो ऑनेस्टली AI के लिए मुश्किल है। गुड या स्ट्रॉन्ग बोलना चीप है। ठीक है, गुड या स्ट्रॉन्ग बोलना जो है वो क्या है, चीप है। लेकिन 7 या 8 आउट ऑफ 10 देना AI को कमिट करता है और स्पेसिफिक ढूंढने पर फोकस करता है। ठीक है, अगर आप उसे नंबर में कहते हैं ना कि मुझे नंबर दे के वो करवाओ, तो वहाँ पे AI जो है वो कमिट हो जाता है और वो आपको फेक रिव्यूज़ नहीं देता, बल्कि वो आपको क्या करता है, आपकी स्पेसिफिक ढूंढता है। ठीक है, जो आपके स्पेसिफिकेशन को ढूंढने में जहाँ पे आपकी गलतियाँ हुई होती हैं, तो उन स्पेसिफिक चीज़ों को ढूंढने में क्या करता है, फोकस करता है। तो बेसिकली ये था इसका करेक्ट आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारा आस्क AI इज़ माई बिजनेस प्लान रेडी टू शो इन्वेस्टर। सारा AI से पूछती है कि क्या मेरा बिजनेस प्लान अब रेडी है इन्वेस्टर को दिखाने के लिए। AI सेज येस, AI कहता है हाँ इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हाँ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 6 के हिसाब से व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड हाउ डू यू फिक्स इट, कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे फिक्स किया जाए। तो यहाँ पे ये क्या वर्ड यूज़ कर रहा है, स्ट्रॉन्ग का वर्ड यूज़ कर रहा है। इसको आपने क्या कहना है कि भाई इसको रेट करो। ठीक है, द लेक बिजनेस एक्सपर्टीज़ कंसल्ट अ ह्यूमन एक्सपर्ट इंस्टीड। ठीक है, यहाँ पे उसके अंदर जो है वो बिज़नेस एक्सपर्टीज़ की कमी है, AI के पास जो है वो बिज़नेस एक्सपर्टीज़ की कमी है, तो इसलिए आप जो है ना ह्यूमन एक्सपर्ट को जो है वो ज़्यादा कंसल्ट कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। AI पॉजिटिव रिस्पॉन्स इज़ रिलायबल, AI का पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो क्या है, रिलायबल है। रेडी टू प्रेजेंट इज साइकोफेंसी बाइट, इट सिग्नल द डिज़ायर आंसर। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि रेडी टू प्रेजेंट का मतलब है कि आपने जो है उसको पहले ही क्या कर दिया, इस बात पे क्या कर दिया कि एग्रीमेंट शामिल हो गया ना, एग्रीमेंट शामिल हो गया। हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट नंबर 6 के अंदर साइकोफेंसी, ठीक है, साइकोफेंसी पढ़ा था। यहाँ पे ये जो है इस बात का सिग्नल है कि अब वो कंक्लूजन नहीं निकालेगा, अब वो आपकी बात पर ही हाँ में हाँ मिला देगा। तो यूज़ आ रूबिक, आपने जो है यहाँ पे क्या करना था, इसको फिक्स करने के लिए आप रूबिक को यूज़ कर सकते हैं। रूबिक स्कोर दिस प्लान 1 to 10 ऑन मार्केट साइज़, ठीक है। आप यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, मार्केट साइज़ के हिसाब से स्कोर दिस प्लान कह सकते हैं कि भाई मेरे यहाँ पे इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग की जगह आप क्या कह सकते हैं, जब वो आपसे ये कह रहे हैं ना कि इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उसने आपको रिस्पॉन्स दिया वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे जो है वो आपको क्या कर रहा है, साइकोफेंसी आपने क्योंकि यहाँ पे कह दिया था कि भाई मेरा जो है वो प्लान रेडी है दिखाने के लिए है, तो अब उसने क्या कर दिया, आपकी हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ आपका प्लान जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने इसमें क्या करना था कि आपने इससे क्या पूछना था कि भाई मेरे प्लान को, आपने अपना जो प्रॉम्प्ट देना था वो किस तरह से देना है कि मेरे प्लान को 1 से 10 तक जो है वो स्कोर करो मार्केट साइज़ के हिसाब से, कंपेटिटिव एडवांटेज देखो, फाइनेंशियल प्रोडक्शंस देखो, एंड रिस्क फैक्टर्स जो है ना वो देखो। फॉर ईच स्टेट द चेंज दैट वुड राइज द स्कोर मोस्ट, अब जो है वो अब ईच फैक्टर को देखेगा, सारे फैक्टर्स को देखेगा, इन सब के ऊपर देखते हुए सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा। वो देखेगा कि भाई हाँ मार्केट साइज़ में क्या स्कोर बन रहा है, कंपेटिटिव एडवांटेज में क्या बन रहा है, फाइनेंशियल प्रोडक्शन में क्या बन रहा है, रिस्क फैक्टर्स कितने, अब वो सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए फिर उसके बाद आपको जो है वो स्कोरिंग करेगा। द बिजनेस प्लान फाइल वॉज टू लार्ज टू अटैच, बिजनेस फाइल प्लान जो है वो प्लान फाइल जो है अटैच करना वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इसलिए उसको अटैच करना जो है वो टू लार्ज बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इसलिए जो है द बिजनेस प्लान फाइल वॉज टू लार्ज टू अटैच, फाइल को अटैच करना मुश्किल होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है कि भाई आपने जो है वो क्या करना है, अपने प्रॉम्प्ट को चेंज करना है, और वहाँ पे आपने जहाँ पे भी आप एग्रीमेंट की बात करेंगे तो वो वहाँ पे फिर आपकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देगा। अच्छा जी, इसकी रीजनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट 6 इज़ माई प्लान रेडी, ये साइकोफेंसी बैट है, ठीक है, आपने यहाँ पे उससे कह दिया, अब वो आपकी हाँ में हाँ ज़रूर मिलाएगा। ये डिज़ायर आंसर सिग्नल करता है, अब वो आपकी हाँ में, डिज़ायर आंसर मतलब कि एग्रीमेंट को शो कर रहा है, अब वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। रूबिक से नेचुरल रिव्यू फोर्स होती है, ठीक है, जैसे आपने जो है वो क्या करना है, आपने बोलना है कि भाई हर पॉइंट पर 1 से 10 तक स्कोर करो और वो चेंज जो स्कोर राइज करे। अब आपने जो है आपने इस चीज़ को, अब वो ज़्यादा फोकस करेगा आपके हर चीज़ के ऊपर, जो जो चीज़ें आपने उससे बोली हैं वो अब हर चीज़ पे जो है वो फोकस करते हुए फिर आपको रेटिंग करेगा। जी, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ एआई स्लोप एज एक्सप्लेन इन कॉन्सेप्ट वन के अंदर जो एआई स्लोप को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, क्या है एआई स्लोप, एआई आउटपुट दैट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट बट होलो अंडरनेथ, यानी कि एक ऐसा आउटपुट जो ग्रामेटिकली तो करेक्ट है लेकिन जो है अंदर से खोखला है, ठीक है। फ्लंट ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर तो बड़ा ही फ्लंट है, रवानी है उसकी। फ्रंटली विकीपीडियन है, यानी कि जो है वो विकीपीडियन के अंदर जो है वो बेहोशी है। फुल ऑफ जेनेरिक पैराज हैं, उनके अंदर बहुत ही बेसिक पैराज लिखे हुए हैं। सेइंग नथिंग मेमोरेबल, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई जो मेमोरेबल हो या यादगार हो, ठीक है। एआई आउटपुट जनरेट विदाउट वेब सर्च, एआई का ऐसा जनरेट किया हुआ आउटपुट जो वेब सर्च के बगैर जनरेट हुआ हो। एआई रिस्पॉन्स दैट आर टू शॉर्ट टू बी यूज़फुल, एआई का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो यूज़ करने के लिहाज से। एआई रिस्पॉन्स दैट कंटेन फैक्चुअल एरर, एआई का ऐसा रिस्पॉन्स जिसके अंदर फैक्चुअल एरर्स हों, ठीक है। तो एआई स्लॉप जो है ना वो बेसिकली ऐसे आंसर को हम कहते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वन के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास कोई ऐसा आंसर आना, कॉन्सेप्ट वन क्या था, नविस वर्सेस पावर यूज़र, कि आपने कोई ऐसा आंसर आपके पास आया जिसके अंदर जो ग्रामेटिकली तो करेक्ट है लेकिन उसके अंदर जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको जो है वो और ज़्यादा क्रिएटिव बना रही हो, ठीक है, अंदर से उसके अंदर खोखलापन है, ठीक है। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए ही होगा। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी ये वाली बात। कॉन्सेप्ट वक्त एआई स्लोप वो आउटपुट है जो क्लीन लगता है लेकिन अंदर से खाली होता है, ठीक है, यानी कि जेनेरिक होता है, ठीक है, बेसिक होता है, जेनेरिक होता है।
कोई मेमोरेबल कंटेंट उसके अंदर नहीं होता, कोई भी यादगार बात उसके अंदर मौजूद नहीं होती। ये तब होता है जब प्रॉम्प्ट में ज़ीरो कॉन्टेक्स्ट या कांस्टेंट हो, यानी कि ये तब होता है जब आपने एक सादा सा यानी कि नविस जो है वो प्रॉम्प्ट दिया हुआ हो, तो फिर उसके रिस्पॉन्स में जो आपको आउटपुट मिलता है वो कैसा मिलता है, जेनेरिक रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, अच्छा जी। आप फाउंडर आस्क एआई आई हैव अ ग्रेट आइडिया। एक फाउंडर जो है वो एआई से पूछता है कि मेरे पास एक ग्रेट आइडिया है, मोबाइल आर्ट क्लासेस फॉर किड्स। मोबाइल आर्ट क्लासेस के बारे में कि मैं जो है ना वो मोबाइल आर्ट क्लासेस रखूँ बच्चों के लिए। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। एआई इज़ वेरी पॉजिटिव। एआई जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। ही देन आस्क एआई टू स्कोर इट 1 to 10 ऑफ 5 स्पेसिफिक पॉइंट। फिर उसके बाद वो ये कहता है कि भाई तुम इसको जो है ना मेरे इस आइडिया को स्कोर करो 1 से 10 तक इन 5 स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर। व्हाट हैपेंड एंड वाई डिड द सेकंड अप्रोच वर्क। क्या होगा और सेकंड अप्रोच जो है वो क्यों काम करेगी। द फाउंडर यूज़ अ डिफरेंट एआई टूल फॉर द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए उसने दूसरा मॉडल यूज़ किया। गलत। द सेकंड क्वेश्चन ट्रिगर वेब सर्च मॉडल। सेकंड जो उसका प्रॉम्प्ट है वो क्या करेगा, वेब सर्च मूड को जो है ट्रिगर करेगा। गलत। द सेकंड क्वेश्चन वॉज लॉन्गर सो एआई वर्क हार्डर। सेकंड क्वेश्चन बड़ा है तो इसलिए एआई जो है वो ज़्यादा काम करेगा, ये भी गलत। द सेकंड प्रॉम्प्ट यूज द स्पेसिफिक रूबिक विथ नेम क्राइटेरिया। अब यहाँ पे सेकंड प्रॉम्प्ट के अंदर वो क्या कर रहा है कि स्पेसिफिक रूबिक को यूज़ कर रहा है नेम क्राइटेरिया के साथ। ठीक है। इट रिमूव द साइकोफेंसी। इसने जो है साइकोफेंसी सिग्नल्स को क्या कर दिया, हटा दिया अब। ठीक है। ग्रेट आइडिया। ठीक है, ग्रेट आइडिया मतलब आप यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, साइकोफेंसी दे रहे हैं कि भाई अब वो तो मेरी बात से मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। तो ये चीज़ उसने जो है वो हटा दी, इस सिग्नल्स को उसने हटा दिया। एंड फोकस एआई टू एवुलेट ऑनेस्टली इंस्टीड ऑफ एग्रिंग। अब एआई जो है वो फोकस करेगा, एग्री करने से पहले अब वो क्या करेगा, फोकस करेगा। फोकस करके मतलब जो है ऑनेस्टली एवुलेट करेगा। ठीक है, कि उसे जो है वो इस आइडिया से एग्री करना चाहिए या नहीं करना। अब वो उन 5 स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, फोकस करते हुए फिर उसके बाद उसको रेटिंग करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। कॉन्सेप्ट से एग्जैक्ट एग्जाम्पल यूज़ करता है। पहला प्रॉम्प्ट प्राइस एक्सपेक्ट करता था, यानी कि आपने जो है वो तारीफ़ एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो आपकी हाँ में हाँ ही मिला था। ठीक है। स्कोरिंग वाला प्रॉम्प्ट जो है वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया फोर्स करता है कि आपने इस स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फोर्स करते हुए जो है ना आपने काम करना है। तो सेम मॉडल सेम आइडिया अपोजिट रिजल्ट। सेम मॉडल होगा सेम आइडिया होगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो आपको क्या मिलेगा, अपोजिट मिलेगा। डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन करने का तरीका। दोनों के अंदर क्वेश्चन करने का तरीका, यानी आपने एआई को कभी भी कोई ऐसा सवाल नहीं पूछना एआई से जिसके अंदर आप खुद ही उससे कह रहे हैं कि भाई आप उसे इस चीज़ के लिए जो है वो एग्री कर रहे हो कि भाई तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाओ, तो वो फिर आपकी हाँ में हाँ ही मिलाएगा, वो खुद से कोई कंक्लूजन नहीं निकालता। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 7 के लिहाज से व्हाट इज़ द सिंगल मोस्ट यूज़फुल हैबिट ऑन द होल पेज। होल पेज के अंदर जो है वो सिंगल कौन सी ऐसी यूज़फुल हैबिट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। द ब्रेन स्टॉर्म आइट्रेट लूप। ब्रेन स्टॉर्म आइट्रेट लूप यानी कि डिमांड करनी चाहिए 3-5 ऑप्शंस की। गिव एक्सप्लिसिट फीडबैक, आपने जो है वो एक्सप्लिसिट फीडबैक मांगने हैं। आइट्रेट करवाना है 2 से 3 दफ़ा। ओनली देन आस्क फॉर द फुल एक्सपेंशन, और फिर उसके बाद आपने जो है ये सारे काम करवाने के बाद फिर आपने जो है वो फुल एक्सपेंशन मांगनी है। ऑलवेज यूज़ थिंकिंग मूड, आपने हमेशा थिंकिंग मूड को यूज़ करना है। अपलोड फाइल्स विथ एवरी प्रॉम्प्ट, आपने हर प्रॉम्प्ट के अंदर जो है फाइल्स को अपलोड करना है। स्टार्ट एवरी सेशन विथ अ सिस्टम प्रॉम्प्ट, आपने हर सेशन को सिस्टम प्रॉम्प्ट से स्टार्ट करना है। तो आपके पास ये भी गलत है, अपलोड फाइल वाला ऑप्शन भी गलत है, यूज़ थिंकिंग मूड वाला भी गलत है। आपने क्या करना है, ब्रेन स्टॉर्म आइट्रेट लूप चलानी है। ब्रेन स्टॉर्म आइट्रेट लूप क्या है भाई, कि आपने 3 से 5 ऑप्शन की डिमांड करनी है, सही है। आपने उससे जो है ना एक्सप्लिसिट फीडबैक जो है वो आपने देना है। उसके बाद आपने उसे 2 से 3 बार आइट्रेट करवाना है, बार बार उसको ठीक करवाना है, बार बार उसको ठीक करवाना है। देन फिर उसके बाद आपने उससे फाइनल एक्सपेंशन मांगनी है। तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैबिट होती है, सबसे ज़्यादा कारआमद आदत होती है।
कॉन्सेप्ट 7 एक्सप्लिसिटली कहता है दिस इज़ द सिंगल मोस्ट यूज़फुल हैबिट ऑन दिस पेज। इस पेज के ऊपर जो सबसे मोस्ट यूज़फुल हैबिट है वो यही है कि आप लूप के अंदर कॉन्टेक्स्ट चलाएं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लूप चलाएं किस चीज़ की, आप कॉन्टेक्स्ट को लोड करें, ऑप्शन मांगें, फिर क्लियर फीडबैक दें, फिर उसके बाद उसको आइट्रेट करवाएं, तभी एक्सपेंड करें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, सबसे यूज़फुल हैबिट है। अच्छा जी, Zara asked AI to write a 600-word article about work habits and get a clean but boring piece। ठीक है, AI से उसने जो है वो क्या पूछा, उसने कहा कि भाई 600 वर्ड का एक आर्टिकल लिख दो अबाउट वर्क हैबिट के बारे में, एंड गेट अ क्लीन बट बोरिंग पीस। उसने जो है उसे लिख कर दे दिया, साफ़ सुथरा लिख कर दिया, लेकिन बोरिंग था, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो थोड़ा सा क्रिएटिव हो। हर फ्रेंड आस्क फॉर 3 आउटलाइन ऑप्शंस फर्स्ट। उसकी दोस्त ने पहले जो है वो 3 आउटलाइन ऑप्शंस पूछी, फिर उसके बाद जो है उसमें से पिक वन, उसमें से एक पिक करी, फिर गिव फीडबैक, फिर उसके बाद उससे फीडबैक मांगा, गेट रिवाइज ऑप्शन, उसके बाद ऑप्शन वो रिवाइज करवाया, देन आस्क फॉर द फुल आर्टिकल, और फिर उसके बाद फुल आर्टिकल के बारे में पूछा, हुज आर्टिकल विल बी बेटर एंड वाई। तो कौन सा आर्टिकल जो है वो बेटर होगा और क्यों, तो ये हम देखते हुए आ रहे हैं। बोथ विल बी इक्वल सिंस दे यूज़ द सेम AI। क्योंकि दोनों ने सेम AI यूज़ किए तो इसलिए दोनों का कंटेंट जो है वो सेम होगा। गलत। ज़ारा बिकॉज लॉन्गर आर्टिकल आर बेटर व्हेन रिटन इन वन शॉट। ज़ारा का आर्टिकल जो है वो लॉन्गर है, एक ही शॉट के अंदर उसने लिखवाया है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो उसने बड़ा आर्टिकल लिखवाया है। ज़ारा बिकॉज शी गॉट अ कम्प्लीट ड्राफ्ट इमीडिएटली। ज़ारा का बेहतर होगा क्योंकि उसने जो है ना कंप्लीट किया है, ड्राफ्ट इमीडिएटली जो है उसने कंप्लीट कर लिया था। द कुलीग शी रन द ब्रेन स्टॉर्म आइट्रेट लूप। कुलीग का जो रिस्पॉन्स होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि उसने ब्रेन स्टॉर्म आइट्रेट लूप चलाई थी, तो मेकिंग ऑल स्ट्रक्चर डिसीजन सही है। तमाम स्ट्रक्चर डिसीजन से पहले उसने क्या की थी, ब्रेन स्टॉर्म आइट्रेट लूप चलाई थी बिफोर ड्राफ्टिंग। वाइल ज़ारा एक्सेप्टेड AI's फर्स्ट ड्राफ्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, उसने जो है ड्राफ्टिंग से पहले उसने क्या चलाई, ब्रेन स्टॉर्म आइट्रेट लूप चलाई, तो इसलिए उसका रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा वाइल ज़ारा से। क्यों, क्योंकि ज़ारा ने क्या किया था, पहली ही दफ़ा में जो उसने रिस्पॉन्स दिया, ज़ारा ने उसको क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट 7 बताता है फ्रेंड का आर्टिकल लूप से बेटर था क्योंकि सारी स्ट्रक्चर डिसीजन ड्राफ्टिंग से पहले की गई। ठीक है, उसने ड्राफ्टिंग से पहले ही सारा स्ट्रक्चर बता दिया कि भाई क्या स्ट्रक्चर होनी है। AI का पहला ड्राफ्ट सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, फिनिश लाइन नहीं। यानी AI जो फर्स्ट टाइम पे जो जनरेट करके दे रहा है वो सिर्फ उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसकी फिनिश लाइन नहीं है। अच्छा, कॉन्सेप्ट 7 सेज राइटिंग एन आउटलाइन फर्स्ट इन वेरी पावरफुल। कॉन्सेप्ट 7 कहता है कि आउटलाइन लिखवाना सबसे पहले जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। व्हाट इज़ द सिंपल रीज़न वाई दिस वर्क। ऐसा क्यों है, इसकी सिंपल रीज़न क्या है और ये क्यों काम करती है। आउटलाइन फोर्स AI टू यूज़ थिंकिंग मूड ऑटोमेटिकली। आउटलाइन जो है वो फोर्स करती है AI को कि वो थिंकिंग मूड को ऑटोमेटिकली यूज़ करे। एडिटिंग वन वर्ड इन एन आउटलाइन कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द होल आर्टिकल। एडिटिंग, जब आप एक वर्ड की एडिटिंग कर देते हैं आउटलाइन के अंदर तो वो क्या कर देती है, पूरी की पूरी सिम्त ही चेंज कर देती है। कंप्लीट आर्टिकल लिखने की जो सिम्त है वो ही पूरी तब्दील कर देती है। ऑलमोस्ट ऑल द लेवरेज इन राइटिंग हैपन्स एट द आउटलाइन लेवल। तो ऑलमोस्ट ऑल द लेवरेज यानी लिखने में जितनी भी लेवरेज आनी थी वो सारी की सारी क्या हो गई, आउटलाइन लेवल पर ही फिक्स हो जाती हैं, नॉट द ड्राफ्ट लेवल। ड्राफ्ट लेवल तक पहुंचने से पहले वो यहीं से ही फिक्स हो जाती हैं। आउटलाइन अलाउ AI टू सर्च द वेब मोर इफेक्टिवली। आउटलाइंस जो हैं वो अलाउ करती हैं AI को कि वो वेब्स को जो है वेब सर्च करे, ज़्यादा इफेक्टिवली जो है वो वेब सर्च करे। आउटलाइन आर शॉर्टर सो AI मेक्स फ्यूअर मिस्टेक। आउटलाइन जो होती है वो छोटी होती है तो इसलिए AI कम मिस्टेक करता है। तो इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट 7 की ही बात हो रही है कि भाई आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले आउटलाइन के अंदर जो है ना, आप एक लाइन अगर चेंज, आउटलाइन में अगर आपने एक वर्ड एडिट कर दिया, ये चेंज कर दिया, तो वो क्या कर देती है, पूरा का पूरा आर्टिकल लिखने का जो ढंग है उसी को चेंज कर देगी। कॉन्सेप्ट 7 आउटलाइन में एक वर्ड चेंज करना पूरे आर्टिकल की डायरेक्शन बदल सकता है। ठीक है, जहाँ पे आपने उसे पहले ही चेंज कर दिया ना, आपने उसे पहले ही जो है वो चेंज करके इस चीज़ की वजाहत कर दी कि भाई आपको ये काम इस तरह से नहीं इस तरह से चाहिए,
तो अब आउटलाइन लेवल पर ज़्यादा लेवरेज होता है क्योंकि एआई वर्ड बाय वर्ड जनरेट करता है स्ट्रक्चर के बिना। अब जो है ना उसको चीज़ें समझ में वहीं से आ जाएंगी और अब जो है वो वर्ड बाय वर्ड जनरेट करेगा स्ट्रक्चर के बिना। What does concept 7 says about accepting AI first answer on any task? यानी कि what does concept 7 says? concept 7 क्या कहता है about accepting AI first answer? AI के first answer को accept करने पर on any task, किसी भी टास्क के ऊपर अगर आप AI के first response को ही accept कर लें तो इस बारे में concept 7 क्या कहता है? Accept if after reading it once carefully. एक्सेप्ट कर लें लेकिन उस पहले जो है आप उसे अच्छी तरह से पढ़ें और फिर उसके बाद जो है आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट इट ओनली इफ़ यू यूज़ थिंकिंग मोड। आप उसे सिर्फ उस टाइम पे एक्सेप्ट करें जब आपने थिंकिंग मोड को यूज़ किया हो। एक्सेप्ट इट इफ़ इट लुक पॉलिश एंड वेल फॉर्मेटेड। सिर्फ उस वक्त एक्सेप्ट करें जब वो पॉलिश लगे और वेल फॉर्मेटेड लगे। नेवर एक्सेप्ट द फर्स्ट आंसर। कभी भी फर्स्ट आंसर को एक्सेप्ट ना करें विदाउट एटलीस्ट वन आइट्रेशन, जब तक आपने उसके ऊपर एक आइट्रेशन ना करवाई हो। इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ एक्सेप्टिंग AI फर्स्ट आंसर, अगर आप जो है इस बात के आदी हो जाते हैं कि आप AI के फर्स्ट आंसर को ही एक्सेप्ट कर लें, यू हैव स्किप द लूप, तो आप जो ब्रेन स्टॉर्म लूप है उसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो आइट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप हमेशा जो है वो क्या करें, आंसर को आइट्रेट करें एक ही दफ़ा में, फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर AI का जो है वो आंसर एक्सेप्ट ना करें। अगर तुम AI का पहला जवाब एक्सेप्ट कर रहे हो, तुमने लूप स्किप कर दिया, ठीक है, आपने जो है ब्रेन स्टॉर्म लूप जो है वो स्किप कर दी। AI का पहला आंसर सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, AI जो है उसका जो पहला आंसर होता है वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और आप ये बात प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि जब आप आइट्रेशन करवाते हैं ना तो हर आइट्रेशन में AI का जवाब जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर होता है। तो जब भी आप AI से कोई काम करवा रहे हैं तो कभी भी उसके रिस्पॉन्स को पहली दफ़ा में एक्सेप्ट ना करें, बल्कि उसको आइट्रेट करवाएं, उससे ब्रेन स्टॉर्म जो है लूप चलाएं, उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स करवाएं, उसके अंदर कुछ एडिटिंग करवाएं, ताकि जो है वो अपने आप को और मज़ीद पॉलिश करें, ठीक है। हर काम लूप डिज़र्व करता है, आप हर काम को लूप में करवाएं, ठीक है, आप उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग्स करवाएं तो फिर आपको उसका और मज़ीद अच्छा आउटपुट जो है वो AI से मिलेगा। व्हाट डज कॉन्सेप्ट 7 अबाउट, अच्छा हो गया ये तो। लेट्स सिनेरियो है हमारे पास, अली वांट हेल्प पेइंग ऑफ हिज डेब्ट, ठीक है, अली जो है वो मतलब जो है हेल्प करना चाहता है डेब्ट की पेइंग करने में। ही गिव्स AI एग्जैक्ट डेब्ट अमाउंट, इसने जो है वो डेबिट की, अच्छा उसने क्या किया, डेबिट का अमाउंट दे दिया, इंटरेस्ट रेट बता दिया, मंथली फ्री मनी बता दिए, एड आ कमिंग टैक्स रिफंड बता दिया कि भाई फ्री टैक्स का रिफंड कितना आता है। ही आज फॉर 5 प्लान्स, उसने 5 प्लान्स पूछे विदाउट एक्सपेंडिंग एनी, बगैर कुछ बढ़ाए हुए, ठीक है। देन रिमूव 2 विथ रीज़न, 2 जो है वो उसने रीजन्स के बाद जो है रीज़न के साथ हटा दिए। एंड आज फॉर 5 न्यू ऑप्शन, और फिर उसके बाद उसने 5 नई ऑप्शन पूछी। व्हाट हैबिट फ्रॉम कॉन्सेप्ट 7 इज़ ही यूज़, कौन सी हैबिट थी जो उसने कॉन्सेप्ट 7 के हिसाब से इसमें यूज़ की। कॉन्सेप्ट 13 क्रॉस मॉडल चेकिंग, उसने क्रॉस मॉडल चेकिंग की नहीं। डीप रिसर्च मोड को ट्रिगर करवाया फाइनेंशियल क्वेश्चंस के लिए नहीं। कॉन्सेप्ट 2 को जो है इसने यूज़ किया नहीं। ही इज़ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग डेटा नहीं, बल्कि उसने क्या किया, उसने ब्रेन स्टॉर्म आइट्रेशन लूप चलाई विथ फुल कॉन्टेक्स्ट अप फ्रंट, उसने जो है पूरा कॉन्टेक्स्ट देने के बाद उसने क्या करवाई, आइट्रेशन लूप चलाई। पहले उसने उसे 5 चीज़ें दी, देन फिर उसके बाद उसने उसके अंदर से 2 चीज़ें रिमूव की, फिर उसके बाद उसने दोबारा उससे 5 नई चीज़ों के बारे में जो है ना रीज़न के साथ रिमूव किया, और फिर उसके बाद उससे नई 5 ऑप्शन दी। तो उसने क्या किया, ब्रेन स्टॉर्म आइट्रेशन लूप चलाई कॉन्टेक्स्ट के साथ, लोड ऑल कांस्टेंट डिमांड ऑप्शंस विदाउट एक्सपेंडिंग, उसने जो है सारी चीज़ें लोड कर दी, ठीक है, अपने कंस्टेंट भी बता दिया, अपनी डिमांड ऑप्शन भी बता दी, सारी चीज़ें उसे बता दी। गिव एक्सप्लिसिट रिजेक्शन रीजन, और फिर उसके बाद उसने रिजेक्शन रीजन्स भी एक्सप्लिसिटली जो है वो दे दिया, और फिर उसके बाद आइट्रेट करवाया। तो ये है कॉन्सेप्ट 7 हमारे पास, ठीक है, कि कभी भी आपने AI का पहले जवाब को जो है वो सही नहीं मानना। कॉन्सेप्ट 7 का लूप, सब कंटेंट अपफ्रंट दे दो, ठीक है, 5 ऑप्शन मांगो बिना एक्सपेंड किए, स्पेसिफिक रिजेक्शन रीज़न देकर, ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक करो रिजेक्शन की रीज़न देके, फिर रिवाइज ऑप्शन मांगो, ठीक है, फिर उससे रिवाइज करवाओ उसी चीज़ को
यही रियल पावर यूज़र अप्रोच है, ठीक है, यही क्या है, रियल पावर यूज़र अप्रोच है। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 8 के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ एआई गुड एट व्हेन रीडिंग इमेज, ठीक है, एआई जो है वो क्यों अच्छा है जब वो इमेजेस को रीड कर रहा हो, एंड व्हाट इज़ द बैड एंड व्हाट इज़ इट बैड एट, और उसके अंदर क्या बुरा है। स्ट्रॉन्ग एट स्मॉल टेक्स्ट, वीक एट लार्ज ऑब्जेक्ट, स्मॉल टेक्स्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग है और वीक है लार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर। स्ट्रॉन्ग एट ओवरऑल सीन कंपोजिशन, वाइट बोर्ड कंटेंट, हार्ड हैंड राइटिंग, weak at fine details, counting small objects, reading small print at image edges। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एट ओवरऑल सेंस, सही है, तमाम उसके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जैसे कंपोजिशन अगर करनी हो, वाइट बोर्ड अगर कंटेंट लिखना हो, हैंड राइटिंग करनी हो, तो इन सब के ऊपर क्या है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वीक है वो फाइन डिटेल्स पे, फाइन डिटेल्स काउंट करनी हो अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की, तो उसके ऊपर वीक है। रीडिंग स्मॉल प्रिंट एट इमेज एजेस, इमेज की जो एजेस होते हैं उसके ऊपर जो स्मॉल प्रिंट होते हैं उनको रीड करने में भी वो क्या है, वीक है। स्ट्रॉन्ग एट काउंटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को गिनने में अच्छा है। वीक एट अंडरस्टैंडिंग सीन, लेकिन सीन को समझने में क्या है, कमज़ोर है। स्ट्रॉन्ग एट फोटोग्राफ, फोटोग्राफ खींचने में अच्छा है। वीक एट डायग्राम, डायग्राम पे कमज़ोर है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है ना ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनता है कि भाई वो ओवरऑल सीन कंपोजिशन, वाइट बोर्ड कंटेंट, हैंड राइटिंग, इन सब चीज़ों पर अच्छा है, लेकिन वीक किसके ऊपर है, जब उसे फाइन डिटेल काउंट करनी हो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की तो उसके ऊपर के वीक है। जब उसे इमेज एजिस को काउंट करना हो स्मॉल प्रिंट के तो उसके ऊपर भी क्या है, वो वीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट एआई इमेज को मोटा मोटा दिखता है, ठीक है, एआई इमेजेस को मोटा मोटा दिखता है। जब भी आप कोई इमेज उसके ऊपर वो करते हैं तो वो उसको मोटा मोटा दिखता है। स्ट्रॉन्ग होता है वो ओवरऑल सीन करने पे, बड़ी चीज़ें, वाइट बोर्ड कंटेंट, हैंड राइटिंग, ये सब चीज़ें उसको जो है ना वो अच्छी तरह से नज़र आ जाती हैं, इन सब के अंदर वो अच्छा है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जैसे छोटी डिटेल्स, छोटी चीज़ें गिनने, और इमेज के किनारे का छोटा टेक्स्ट, अगर किनारे पे कोई छोटा टेक्स्ट लिखा हुआ तो इन सब चीज़ों पे क्या है, वो वीक है। ये इसके वीक पॉइंट्स हैं। मैं वाकई बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन 2 घंटे तो हो ही गए हैं वीडियो को रिकॉर्ड करते करते। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन ये है कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। इसके अंदर हमने पूरे के पूरे एआई प्रॉम्प्टिंग के 13 कॉन्सेप्ट देखे और बहुत डीप डाइव जाके देखे। हमने काफ़ी गहराई से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को पूरे 13 कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दूँ। एटलीस्ट आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद एआई प्रॉम्प्टिंग के जो 13 कॉन्सेप्ट हैं, अगर उससे रिलेट कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको समझ तो ये इतना तो ज़रूर समझ आ जाएगा कि अगर ये सवाल हो रहा है तो इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है। भले आपको कॉन्सेप्ट का नंबर याद ना रहे, लेकिन एटलीस्ट आपको उसकी जो ब्रीफ है, जो उसकी समरी है, वो तो एटलीस्ट आप लोगों को याद रहेगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ की जो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग उसे देख सकें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तीनों कॉन्सेप्ट जो रहते हैं हमारे, तीन कॉन्सेप्ट अभी हमारे रहते हैं तो खैर बहुत बड़े बड़े, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट कर दूँ और रात से पहले पहले जो है वो मैं अपलोड कर दूँ चैनल पर। शायद हो सकता है कि दोपहर में ही कर दूँ, लेकिन ये कि अभी लिटरली मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मज़ीद मेरे अंदर एक और वीडियो रिकॉर्ड करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ, मेरा गला सूख चुका है। खैर, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को भी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। और कॉमेंट्स सेक्शन में मुझे ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आप लोगों को मेरा काम कैसा लगता है, समझ में आती हैं चीज़ें या नहीं आती। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग मुझसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। लिंक PDF का मैं जो भी मतलब जो है वीडियो को देख लेगा, लाइक कर लेगा और दूसरों के साथ शेयर करेगा और मुझे कमेंट में डन लिखेगा, उसको मैं जो है PDF मतलब इसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी क्वेश्चंस का, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे मांगते हैं PDF का लिंक, तो उन्हें मैं DM कर दूँगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, रिव्यूज़ देने हैं अपने, और साथ में वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करना है ताकि दूसरों का भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।